वालेकुम जी, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं रोही एट 10। मैं हूं आपकी होस्ट महाजबीन आबिद। उम्मीद करती हूं कि आप तमाम लोग जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। कल का दिन आपका अच्छा गुजरा होगा और आज के दिन को भी अच्छे तरीके से गुजारने के लिए और आज के दिन को एंजॉय करने के लिए भी आपने ढेर सारे प्लान्स बनाए होंगे। और हमेशा की तरह ही हम कुछ प्लान्स बनाते हैं, होता कुछ है, लेकिन इफ यू कैन नॉट चेंज द सिचुएशन तो काइंडली वर्क ऑन द एटीट्यूड। अगर आप सिचुएशन को चेंज करने का इख्तियार नहीं रखते तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सिचुएशन के हिसाब से जो आपका रिएक्शन है उस पर आप काम जो है वो करें, क्योंकि आप ये कर सकते हैं, ये आपके बस में, ये आपके इख्तियार में है। और एक और जो हमेशा मैं एक बात कहती हूँ वो ये है, हर बार कहती हूँ, हमेशा कहती हूँ, रिमाइंडर देती हूँ कि नाश्ता नहीं किया तो प्लीज नाश्ता कर लें, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखेंगे तो आप अपनों का ख्याल रखने के काबिल होंगे। प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज करते हैं। आज हमारे साथ जो पर्सनालिटीज मौजूद हैं इस सेगमेंट में, जिनसे हमने बात करनी है, कुछ नया सीखना है, कुछ उनके हवाले से, उनकी जिंदगी के हवाले से, कुछ उनके जर्नी के हवाले से वो हमें क्या बताते हैं, आप तक हम वो बातें पहुंचाएंगे और देखेंगे कि आज हमें कौन सी नई चीजें, नई बातें सीखने को मिलती हैं। तो गेस्ट की जाने बढ़ते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुनीजा मंजूर बट साहिबा, सीनियर साइकोलॉजिस्ट हैं और मैनेजर हैं वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर मुल्तान में, और इसी के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर मुल्तान। मुनीजा मंजूर बट साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। इट्स लवली टू सी यू। थैंक यू सो मच। बहुत अरसे से मुलाकात की एक ख्वाहिश थी आपसे, बिकॉज आप आती तो रही हैं यहाँ पे, लेकिन मेरा आपसे फर्स्ट इंटरेक्शन है रोही के सेट पे भी और वैसे भी। आई होप यू आर डूइंग फाइन। जबरदस्त, माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। और आपकी एनर्जी देख के, जो आपकी एक मोटिवेशन है वो देख के ऑटोमेटिकली मेरे अंदर भी एनर्जी आ गई है, माशाल्लाह। एंड द वेरी सेकंड गेस्ट हमारे साथ मौजूद है अहमद अली साहब, जो कि आईटी ट्रेनर हैं। इनको मैं क्या बोलूं, इनके बारे में क्या बताऊं, ग्राफिक डिजाइनर, फ्रीलांसर और एज ए टीचर भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आईटी की फील्ड से रेलिवेंट और फ्रीलांसिंग की फील्ड से रेलिवेंट। ऑनलाइन कैसे हम काम कर सकते हैं, ऑनलाइन क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, और अगर अपॉर्चुनिटीज हैं तो उनको हम कैसे अवेल कर सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है कि आप दोनों बिल्कुल ठीक ठाक हैं। चाय आपके सामने है, तो आपने घबराना नहीं है, चाय पीनी है और चाय को एंजॉय करना है, बिकॉज चाय से चाय तक का सिलसिला और चाय से चाय तक का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज करेंगे, जो गुफ्तगू है उसको स्टार्ट करेंगे, लेकिन जरा पहले हम चलते हैं मुनीजा मंजूर बट साहिबा की जानिब और उनसे जानते हैं कि अब तक का उनका इस फील्ड में जो सफर है वो कैसा रहा है। फील्ड तो जी स्टार्ट हुई काफी साल पहले। कितने साल पहले? आप समझ लें 2005 से प्रॉपरली मैंने प्रोफेशनल करियर का स्टार्ट किया था, माशाल्लाह, लाहौर से, सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर से। वो मेरा पेरेंट इंस्टीट्यूट है, तो इसको मैं हमेशा मेंशन भी करती हूँ और उसका जिक्र करना फख्र समझती हूँ कि वहां से, जहां से मेरी बेस बनी है या जो आज मैं हूँ वो स्टार्ट वहां से हुआ है, जो मेरी फाउंडेशन है। तो आई ऑलवेज क्रेडिट मेरे अपने सीनियर्स जो वहाँ पे मौजूद थे, जिनकी वजह से, जिनका कंट्रीब्यूशन मेरी ना सिर्फ प्रोफेशनल करियर के अंदर है, मेरी प्रोफेशनल ग्रूमिंग के अंदर है, वहाँ मेरी पर्सनालिटी का भी एक कुछ पार्ट जो है वो उनकी कंट्रीब्यूशन की वजह से, उनकी सपोर्ट की वजह से मेरी पर्सनालिटी को कंपोज करने में बहुत रोल है उसका। मतलब दिस इज गुड कि एक्चुअली जो आपकी फाउंडेशन होती है, जो जहाँ से आपकी पूरी एक बेस बनती है, ना सिर्फ प्रोफेशनल फील्ड बल्कि आपकी अपनी जो पर्सनल लाइफ है, पर्सनालिटी है आपकी, उसमें भी बड़ा किरदार होता है। उसमें जो आपने एटीट्यूड की बात की, बेसिकली वो मेरा कंट्रीब्यूशन था कि मेरा एटीट्यूड के उस प्रोफेशन को जब मैंने अडॉप्ट किया तो मैंने उसमें एटीट्यूड क्या रखना है अपना उस प्रोफेशन के लिए, उस काम के लिए जिसको सीखना भी था और सर्व भी करना था। तो वहां पर जो एटीट्यूड शो किया, वो जैसे आपने भी कहा कि एक एटीट्यूड को चेंज करने की या सिचुएशनली उस एटीट्यूड को अडेप्ट करने की या उसको मॉडिफाई करने की बड़ी जरूरत होती है। हम स्टक होने की बजाय चीजों में या इवेंट्स में या सर्कमस्टांसेस में हम अगर उसको परसू करते जाएं अपने एटीट्यूड में मॉडिफिकेशन करके, तो हम अल्टीमेटली कहीं ना कहीं किसी ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहां हमारा या तो ख्वाब होता है कि हम पहुंचे, या जहां मैं समझती हूँ कि जहां अल्लाह ताला ने हमें पहुंचाना होता है, तो अल्टीमेटली हम वहां पहुंच जाते हैं। बिल्कुल, इंस्टेड ऑफ गेटिंग स्टक आप टेक अ शॉर्ट ब्रेक, जस्ट स्टॉप फॉर अ वाइल, अपने ऊपर काम करें, देखें कि आपका क्या रिएक्शन होना चाहिए, क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए। ज्यादा रश भी ना करें कि चलते जाएं और अपने आप को ब्रेक ना दें, लेकिन बहुत ब्रेक भी ना ले लें। क्या आपने चलते जाना है। अब देखिए, मेरा करियर स्टार्ट होता है हॉस्पिटल से,
उसके बाद यूनिवर्सिटी, मैंने यूनिवर्सिटी में सर्व किया एज ए लेक्चरर। फिर उसके बाद चलते चलते अपनी कंसल्टेशन, और फिर उसके बाद ये जो सेंटर जिधर अब मैं इस वक्त अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल हूँ, तो वहां पे मेरा करियर ये 5 साल पहले ये सेंटर बना है 2017 में, जहां पे मेरी पोस्टिंग थी एज अ सीनियर साइकोलॉजिस्ट। तो वही साइकोलॉजिस्ट कितनी जगहों से होके डिफरेंट फील्ड्स है ना, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी और ये गवर्नमेंट सेक्टर, जहां पे आपने समझ लें सोशल वर्क टाइप काम है आपका सारा का सारा, और ट्रॉमा से रिलेटेड, वायलेंस से रिलेटेड है। और फिर अल्लाह ताला ने फिर अपग्रेडेशन में जो जो चीजें ऐड की गई, उसमें अपनी कैपेसिटीज और अपनी एक परफॉर्मेंस की बेस पे चीजें ऐड अप होती गई। उसमें मैनेजर का चार्ज मिल गया, वो एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी थी। फिर उसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर का चार्ज आ गया, वो समझ लें कि तमाम जो डिस्ट्रिक्ट मुल्तान हमारी जो एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन है, तो उसमें जो खवातीन हैं उनकी जो प्रोटेक्शन है या उनको रेस्क्यू करना, ये मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, या जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं या जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके साथ सारी कोऑर्डिनेशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप जो काम कर रही हैं ना, इसके लिए, इसको अप्रिशिएट करने के लिए हम जितना भी बोलें, जितना भी अप्रिशिएट करें, आई थिंक दैट इज नॉट इनफ। दिस इज रिस्की, दिस इज एडवेंचरस, बट वो टर्निंग पॉइंट क्या था जहां पर आपने सोचा कि यस मुनीजा, आई कैन डू इट? मतलब दिस इज रिस्की, नो डाउट दिस इज रिस्की एंड वेरी सेंसिटिव एज वेल, लेकिन एक टर्निंग पॉइंट तो होगा जब आपने सोचा होगा कि क्या ऐसी बात है जो मैं इसके लिए अपॉइंट की जा रही हूँ, या कब आपको ऐसा लगा कि यस हाँ ये मैं कर सकती हूँ, दिस इज हु आई एम? अच्छा, मैंने जैसे आपको कहा, आई एम ऑलवेज अ रिस्क टेकर। ये मैं समझ लें कि बचपन से रिस्क ले लें, कुछ नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। अच्छा, वो एक चीज तो अंदर तो थी। अब जो मेरी ओरिजिनल पोस्ट है वो सीनियर साइकोलॉजिस्ट वाली, वो बड़ा पुरसुकून और सीट पे बैठ के करने वाला काम, सारा दिन काउंसलिंग करा रहे हैं, कोई मसला नहीं है, वो वाली चीज डिफरेंट थी। ये जो पोजीशन है, जब इसका चार्ज मिला तो वो जाहिर है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो इस इंस्टीट्यूट के या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो मिलनी थी। तो वो जब मिली और नोटिफिकेशन मिल गया, तो उसमें मुझे वो वाला एलिमेंट के मेरे जहन में ये सोच नहीं थी कि इसमें रिस्क है, वो ऑब्वियसली है, लेकिन उसमें मेरा जो एक सबसे ज्यादा मुझे सपोर्ट मिलती है वो उस बिलीफ सिस्टम की मिलती है कि जिंदगी और मौत जब पता ही है कि अल्लाह के हाथ में है, तो फिर रिस्क क्या है? एग्जैक्टली, ज्यादा से ज्यादा तो मरना ही है ना, तो वो तो अल्टीमेटली भी मरना है। तो अगर किसी पर्पज को सर्व करते हुए जान जाएगी तो वो उसके लिए भी कोई इश्यू नहीं है। तो उसको लेते हुए जब उसमें सिर्फ जब मुझे ये नोटिफाई किया गया, तो मुझे जहन में सिर्फ ये था, यस आई कैन डू इट, यस यू कैन डू इट। वाओ, ये एनर्जी होनी चाहिए। और अगर हम वॉक की बात करें, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर मुल्तान की बात करें, तो जनूबी पंजाब में, साउथ पंजाब में अपनी नौयत का वो वाहिद इदारा है जो मजलूम खवातीन को अखलाकी तहफ़्फ़ुज़, कानूनी तहफ़्फ़ुज़ और तिब्बी इमदाद भी मुफ्त फराहम करता है। बल्कि मैं इसमें ऐड करूं कि आपने कहा साउथ पंजाब का, ये हम क्लेम करते हैं कि ऐसा इदारा साउथ एशिया में वाहिद है जो सारी सर्विसेज अंडर वन रूफ प्रोवाइड कर रहा है हमें। मतलब कितनी अच्छी बात है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें शायद इस डिपार्टमेंट का, इस इदारे का पता ही ना हो। जी, ऐसे इसीलिए ऐसे प्रोग्राम्स का हम सहारा भी लेते हैं कि ऐसे ये मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ताकि वो जो फैसिलिटी है वो ज्यादा से ज्यादा लोग अवेल कर सकें। मुनीजा मंजूर भट्ट साहिबा, जो कि सीनियर साइकोलॉजिस्ट है, मैनेजर हैं वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर मुल्तान में, अपनी ड्यूटीज जो है वो पूरी कर रही हैं और अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। उनसे हम बात कर रहे हैं कुछ उनकी अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी, कुछ उनके काम से रिलेटेड भी, बाहर कैसी हैं, घर में कैसी हैं, अपने घर की चार दीवारी में कैसी हैं, कैसी चीजों को डील करती हैं, और जो इनकी एक जॉली सी, एनर्जेटिक सी पर्सनालिटी है माशाल्लाह, इसका क्या राज है, और यंगस्टर्स को, खासकर फीमेल्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी, इस पर भी इन डिटेल हम बात करने की कोशिश करेंगे। हम बढ़ते हैं अहमद अली साहब की जानिब और कुछ आईटी से रिलेटेड बात हो जाए, बिकॉज वी कैन नॉट इग्नोर द इंपॉर्टेंस ऑफ आईटी। आजकल के दौर में तो हमारे सामने अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट है, किसी भी चीज की अगर वर्थ है, दैट इज आईटी, फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन सिस्टम, सोशल मीडिया मार्केटिंग and so many more things. No doubt. तो आप पहले तो मुझे सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा कि आप क्या समझते हैं कि तालीमी इदारों में इनिशियल लेवल पर, स्टूडेंट लेवल पर, आप क्या समझते हैं कि आईटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की कितनी जरूरत है, कितनी होनी चाहिए? इस पे बात, आईटी एक नीड है इस वक्त आज की मार्केट में। अगर हम आईटी की फील्ड से पीछे होंगे तो हमारे नहीं कर सकेंगे। जैसे बेरोजगारी का बहुत ज्यादा इशू है, जॉब्स नहीं है। अगर हमने स्टूडेंट्स को 9th-10th में ही अगर आईटी में एंगेज कर दें तो उस बच्चे को जब तक वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाएगा उसको जॉब की जरूरत नहीं होगी।
वो इतनी अच्छी अर्निंग कर रहा होगा कि उसको किसी किस्म की जॉब की जरूरत नहीं पड़ सकती उसको, ठीक है। IT बेस है हमारे पास, में बेशुमार डिपार्टमेंट्स हैं, ग्राफिक्स है, डिजिटल मार्केटिंग है, Amazon है, कंटेंट राइटिंग है, मैनी मोर थिंग्स, ह्यूज फील्ड है। लेकिन और ये ऐसी फील्ड है जिसकी हर फील्ड में जरूरत है। इसके बगैर हम जीरो हैं। एग्जैक्टली। अगर हम कोई भी आज हम बैठे हैं तो इसी मीडिया में बैठे हैं, हम जब मैसेज कन्वे कर रहे हैं इसी मीडिया को कर रहे हैं, इसी डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम इसको नहीं करेंगे तो हम बहुत पीछे चले जाएंगे, हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा, हम दूसरे लोगों को कैप्चर नहीं कर सकेंगे। बेसिक्स नीड के साथ ये आज के दौर की सबसे इंपॉर्टेंट नीड है। हाँ, मतलब वी कीप टॉकिंग अबाउट तरक्की करनी है और तरक्की की जाने बढ़ना है, जिद्दत लानी है, मॉडर्न होना है, लेकिन हम बेसिक्स अंडरस्टैंड करने में बड़े पीछे रह जाते हैं कि एक्चुअली किस चीज पे काम करने की जरूरत है और किस लेवल पर काम करने की जरूरत है। हमारा फोकस एजुकेशन पे चला गया है। एजुकेशन के बाद क्या है, आप यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कर लेते हैं, क्या आप अगर कैलकुलेट करें, आप स्कूल टाइम से लेके यूनिवर्सिटी तक ऑलमोस्ट एक मिडल मैन 26 लाख रुपीज तक एक्सपेंस करता है। एग्जैक्टली। ठीक है, क्या 26 लाख एक्सपेंस करने के बाद आप यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करके हटते हैं, क्या 5000 रुपीज की जॉब आपके पास अवेलेबल है? वाई? अलार्मिंग सिचुएशन है ये। आपने 26 लाख एक्सपेंस किया अपनी जिंदगी के, आपने ऑलमोस्ट 18 ईयर्स दिए, कितना ह्यूज टाइम आपने उसको दे दिया, और रिटर्न्स में क्या है? There is nothing in return that you are getting। हाँ। Why? आप उससे पहले क्यों नहीं सोचते? और सबसे ज्यादा अफसोसनाक सूरत हाल ये होती है कि यू कैन नॉट इवन क्वेश्चन कि सर जी मैंने तो इतना पढ़ा है, मेरे तो वालिद साहब ने इतना लगाया है, आप मुझे कितना दे रहे हैं? आप उसके बाद फिर आप अपने वादा से कहते हैं मुझे कोई जॉब लेके दें, मुझे कोई सिफारिश करवा के दें, कोई वैकेंसी आ जाए, कोई गवर्नमेंट प्लेस आ जाए, मैं वहां जाऊं, इंटरव्यूज की लाइन में लगे हैं, अब धक्के लग रहे हैं। और सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि जो हम टीच कर रहे हैं हमारी मार्केट में उससे डिफरेंट है। एग्जैक्टली, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल में बहुत फर्क है, ह्यूज डिफरेंस। अब आप एक वेब कंप्लीट कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में 4 साल में, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली वही वेब आप प्रैक्टिस में कर रहे हैं 6 माह में। आप एक वेबसाइट 4 साल बाद नहीं बना सकते हैं, लेकिन आप 6 माह में एक अच्छी वेबसाइट बना के उसकी SEO कर चुके होते हैं। बिल्कुल। वाई? आप किस लाइन में जा रहे हैं? अगर आप अपनी डायरेक्शन सही करेंगे, यू हैव मेनी ऑप्शंस। अर्निंग इज नॉट अ बिग इशू, आपके पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं। हमारे पास फाइवर है, अपवर्क है, गुरु है, फ्रीलांसिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, हमारे पास स्किल्स होनी चाहिए। बिल्कुल। इशू इज दैट के पास स्किल्स नहीं है। स्किल्स नहीं है, हमारे पास डिग्रीज हैं, और जब आप जॉब पे आते हैं तो कहते हैं कि सर कुछ आप सिखा दें। एग्जैक्टली, बिल्कुल। मतलब हमने पढ़ा है सब कुछ, हमने नोट्स को रट्टा लगाया है, हमने एग्जाम्स देने के लिए, पास होने के लिए पढ़ा है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू गेटिंग प्रैक्टिकल, वर्किंग प्रैक्टिकली, तो वी लैक द स्किल। वी आर जीरो। वी आर जीरो, एंड अनफॉर्चुनेटली वी आर जीरो। तो इस चीज पर काम करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। और वो कौन सी स्किल्स हैं जिनकी अभी आप बात कर रहे थे कि स्किल्स नहीं है, तो स्किल्स कैसे डेवलप की जा सकती हैं? बेसिकली जब हम एजुकेशन के साथ स्किल्स को कंटिन्यू करेंगे तो हमारा जब तक एजुकेशन कंप्लीट होगी हमारा गोल फाइनल हो चुका होगा। हम मास्टर्स करने के बाद, में मार्केटिंग करने के बाद हम रिसेप्शन पे खड़े होते हैं, हम एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद मार्केटिंग कर रहे होते हैं। वी आर ऑलवेज सेटलिंग फॉर कोई लेस। जॉब देते हैं वो ईयर अवेलेबल, वाई? फिर पढ़ा क्यों है? इतना कुछ पढ़ने के बाद आपने अपना गोल ही फाइनल नहीं किया, और आपकी फील्ड ही टोटली चेंज हो जाती है। यानी अगर आपने मैथ कम्युनिकेशन पढ़ा हुआ है और आपने मैथ कम्युनिकेशन की फील्ड में आपको जॉब नहीं मिली, तो उसका पढ़ने का क्या फायदा हुआ? मेरा ऑफिस यहाँ पे 2011 से मैं काम कर रहा हूँ, तो फर्स्ट मैंने अपना जो ऑफिस बॉय हायर करना था 2011 में, पार्ट टाइम था, 9 to 3 टाइमिंग थी, तो ऑफिस बॉय मैं हायर करा था, तो सैलरी पैकेज था कोई शायद 4 to 5,000। तो इंटरव्यूज कॉल किए तो काफी सारे इंटरव्यूज आए, 3 इंटरव्यूज मैंने शॉर्ट लिस्ट किए, उसमें से एक बच्चा था, ही इज लुकिंग गुड, मतलब उसका स्टाइल बहुत अच्छा था, वेल प्रेजेंटेड था। तो मैंने, बेटा मैं आपकी एजुकेशन क्या है? ही सेज सर मुझे जॉब देना, जीरो है। आई एम रियली शॉक्ड, क्या मतलब है जीरो है? सर आप मुझे जॉब दे दें, अब जैसे कि मैं कर लूँ। तो पर्सनैलिटी बड़ी आउटस्टैंडिंग थी। आई एम रियली शॉक, यार ये ऑफिस बॉय नहीं है, ये ड्रेसिंग उसे नॉर्मल पहननी थी कि शो ना हो जाऊं कि मैं किस जॉब पर आया हूं। तो बातों बातों में डिस्कस हो, सर आप मुझे जॉब दे दें, मैं अपनी डिग्री फाड़ दूंगा। शॉक्ड, डिग्री क्या मतलब है? कहता सर ये मेरी लॉस्ट जॉब है, इसके बाद मैं कुछ नहीं करूंगा। मैंने कहा आपको है क्या? कहता सर मैं MA इंग्लिश हूँ।
MA इंग्लिश, ये सिचुएशन है। उसके बाद ये स्टेप लिया गया कि स्किल इज बेटर देन एजुकेशन। एग्जैक्टली। उसे 4,000 की जॉब के लिए वो बच्चा ऑफिस बॉय के लिए आया था कि सर आप मुझे ऑफिस बॉय रख लें, मैं क्लीनिंग भी करूंगा, मैं चाय भी बनाऊंगा, मैं गाड़ी भी साफ करूंगा और जो रेलिवेंट चीजें हैं मैं वो भी लाऊंगा, मैं इंग्लिश हूँ और इसके बाद में कोई जॉब नहीं है। मैं कहा आपको अच्छा लग रहा है, आप 4,000 की जॉब के इंटरव्यू के लिए आए हो? मतलब वो इतने डिसअपॉइंटेड थे। कहते सर आप जॉब नहीं, मैं आपके सामने अपनी डिग्री को आग लगाता हूँ। एंड आपने फिर उन पर काम किया? मैंने उनको कहीं और रेफर किया था। बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे जॉब कर रहा है। अपने पास तो नहीं रख सका मैं उसको, क्योंकि मेरा अपना जमीर भी गवारा नहीं करता कि एक बच्चे को मास्टर्स को मैं ऑफिस बॉय रखूँ। इंसानियत भी होती है। मैंने कहीं और उसको रेफर किया, लेकिन ये वो कल्चर है। आप इंटरव्यू की कॉल करें, शायद आपके पास 200 लोग आ जाएं, 300 आ जाएं, सर जो आप डिमांड करें हम आपको देते हैं, हमें जॉब दे दें। आप स्किल्स पर क्यों नहीं काम करते? बिल्कुल। इंटरनेशनल लेवल में बहुत डिमांड है, इंडिया हमसे बहुत आगे है फ्रीलांसिंग के ऊपर, पाकिस्तान क्यों नहीं है? वाई? ठीक है, कौन सी ऐसी रीजंस हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से अभी भी हम फ्रीलांसिंग में पीछे हैं, IT की फील्ड में पीछे हैं? तो इन रीजंस पर हम बात करेंगे। बढ़ते हैं दोबारा से मुनीजा मंजूर भट्ट साहिबा की जानिब। हम बात कर रहे हैं वुमेन साइकोलॉजी के हवाले से। आज आप क्या समझते हैं कि कौन से वो ऐसी बेसिक चीजें हैं खवातीन की साइकी में, साइकोलॉजी में, जिन पर बात करने की जरूरत है? देखिए, सबसे पहले तो सेल्फ अवेयरनेस की बात बहुत जरूरी है कि आपको अपना पता होना चाहिए। उसके बाद जो देखें पर्सनैलिटी एक डेवलप हो रही होती है, उसमें मल्टीपल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। बट अगेन मैं ये कहती हूँ कि आप सारी चीजों को छोड़ के जो आपको अल्लाह ताला ने स्ट्रेंथ्स दी हैं ना, आप उसके ऊपर फोकस करें। अब जिस तरह के भी सिनेरियोज हैं, जिस तरह की भी सिचुएशंस हैं, आपके वसाइल कितने हैं, आपके रिसोर्सेज कितने हैं, आप किस ब्रॉटअप में पैदा हुए हैं, आप किस घर में पैदा हुए हैं, क्या आपका ब्रॉटअप है, अगेन डिपेंड कर रहा होता है व्हाट यू चूज, आपका अपना पोटेंशियल कितना है, क्या करना है। अब बड़े लोग बड़ा एक मतलब माइंड में बैरियर्स आते हैं कि जी हम ये नहीं कर सकते इस वजह से, हमारे माँ बाप ने हमें यहाँ पढ़ाया। मैं गवर्नमेंट स्कूल की पढ़ी हुई, ठीक है। अब वहां पे और उर्दू मीडियम था उस टाइम, ठीक है। उसके बाद चलते 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 अब आप कहें कि जी मैं ये कहूँ, या अक्सर लोगों को मैंने ये कह दिया हम तो उर्दू मीडियम स्कूल के पढ़े हुए हैं तो हम तो कहीं पहुंच ही नहीं सकते ना, या हमें तो शायद सिफारिश के बगैर जॉब ही नहीं मिल सकती। अब ये बैरियर्स हैं, ये मेंटल बैरियर्स हैं जो आपने अपने जहन में बिठा ली हैं। खवातीन के लिए भी यही चीज है कि देखें आपकी लाइफ में जो एक पैटर्न चलना है, या देखें कुछ चीजें हैं जो आपने शुरू में भी बात की थी, कुछ चीजें अल्लाह ताला के हाथ में है ना, वो आपके हाथ में ही नहीं है, तो उसको छोड़ दें। वो जो होना है आपने अपने आप को प्रिपेयर हर अच्छे और बुरे के लिए करना है ना, कि अच्छा भी है तो आपने ही परफॉर्म करना है, और अगर बुरा हो रहा है तब भी आपने ही परफॉर्म करना है। बिल्कुल, ठीक है। जैसे बैक इन 2012 मेरी यूनिवर्सिटी की जॉब 18 ग्रेड से जब कोई कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुआ, 0 हो गई ना, खत्म हो गई, गैप आ गया ना। अगेन वो लिटिगेशन में जाके मैंने केस विन किया, और अगेन मुझे वो सारा वही पोजीशन और वो सारी दोबारा ऑफर हुई। बट अगेन उस टाइम पे मैं ये जॉब ऑप्ट कर चुकी थी, मैंने बाय चॉइस उसको रिफ्यूज किया। दैट वाज माय चॉइस। मुझे अभी भी मतलब मेरे हाथ में ये 2 18 ग्रेड की जॉब्स थी, ठीक है, एंड आई हैड टू चूज कि मुझे ये करना है या मुझे ये करना है, राइट। बट आई चोज दिस वन, क्योंकि इसमें मुझे लगता था कि ये एक जॉब के साथ साथ इबादत भी है। एग्जैक्टली, ठीक है, कि आप किसी को सर्व करें, किसी को सुने, किसी को मुश्किल से निकालें, किसी की तकलीफ को दूर करें, तो और किसी के लाइफ में कंट्रीब्यूट कर दें, तो इससे बड़ी चीज कोई नहीं है, राइट। पढ़ाने के लिए तो बहुत सारे लोग। जहां खातून की बात हो रही है वहां पे देखें स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये मेन बेसिक चीजें हैं जो परेशान कर रही हैं। हम छोटी छोटी बातों का स्ट्रेस लेते हैं, आपकी पर्सनैलिटी भी उसी चीज से खराब हो रही है, आपका जहन जो आपकी मेंटल हेल्थ है जब वो कॉम्प्रोमाइज होती है, ठीक है। फिर अगेन वही बात आती है कि आप होम एनवायरनमेंट और उस चीज को ब्लेम करने की बजाय देखें जब ब्रॉटअप एक हो रहा है उसी अगर आपका कॉम्प्रोमाइज्ड होम एनवायरनमेंट है भी, तब भी उसमें से अगर एक निकल जाता है और एक फंसा रह जाता है, तो इट मीन्स वहां कुछ चीजें आपके ऊपर भी थी ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी में, कि आपने उस चीज को ऑप्ट कर लिया कि हाँ जी हेल्पलेसनेस के जी
मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। I cannot do ठीक है? anything। अगेन वो डिस्क्रिमिनेशन आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल से अब कम होती जा रही है, बल्कि खत्म होती जा रही है, बल्कि खवातीन आगे बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, एजुकेशन के हिसाब से भी और उस हिसाब से भी, जैसे सर ने कहा स्किल, ठीक है, मैं 18 ग्रेड की जॉब एक ही दिन में खत्म होने के बाद क्यों नहीं मरी, क्योंकि मुझे अपने ऊपर यकीन था। आई कैन डू एनीथिंग। हाँ, आपको अपने पोटेंशियल पर यकीन था। मुझे पता था मैं काम कर सकती हूँ। ठीक है, इट्स नॉट दिस देन एनी अदर थिंग। एग्जैक्टली, मतलब मैं लिटरली, मैं बल्कि अपने अबू को भी कई दफा मजाक में कहती थी, मैं कहती थी मैं कलर वाले कपड़े बड़े अच्छे इस्त्री, मुझे कुछ भी नहीं कोई करने देगा या मुझे जॉब नहीं देगा ना, तो मैं धोबी की शॉप बना लूंगी। ठीक है, अब ये वो चीजें मतलब आप इंसान नहीं सोचता, मतलब मेरे माइंड में वो बैरियर यूजुअली आम इंसान का बैरियर है कि लोग क्या कहेंगे, आई जस्ट डैम केयर। ओह वाओ, आई लाइक दैट, मुझे पसंद आया ये अप्रोच। भाई मैं उसका भी, मैं लोगों को भी बल्कि ये मशवरा देती हूं, जब वो कहते हैं ना हम ये कैसे करें, लोग क्या कहेंगे, मैं कहती यार ऐसा करते हैं, लोगों को कहते हैं, वही जो लोग हैं ना जिन्होंने कहना है, उनको कहते हैं कि आपको 1 लाख रुपया महीना, आपको एक गाड़ी और ये सारी चीजें आपको घर बैठे हुए पहुंचा दें, तो फिर आप उनको कंसिडर कर लें। जब उन्होंने ये नहीं करना तो फिर यू कैन डू एनीथिंग। राइट डायरेक्शन आपने चूज करनी है, पॉजिटिव चीज आपने चूज करनी है, क्योंकि अपनी कब्र में आपने जाना है, दूसरों ने नहीं जाना, और अल्लाह को भी जवाब आपने देना है, दूसरों ने सानू की। यस, एग्जैक्टली। अच्छी बात देखिए, उसमें भी मैं आपको बताऊं, गोल क्लैरिटी होनी जरूरी है। बिल्कुल, कि आपने क्या करना है। अगर आपकी चॉइस है, देखें सर्कमस्टांसेस सारों की जिंदगी में आते हैं, मेरी जिंदगी में बड़े बड़े मजेदार सर्कमस्टांसेस आए जिनसे मैं गुजर के आई हूं। कितनी एनर्जी है, कितना कॉन्फिडेंस है कि मजेदार। ये मैं नेगेटिव इवेंट्स के बारे में मैं बिल्कुल, ये मतलब कितनी स्ट्रांग है आप कि आप नेगेटिव इवेंट्स के बारे में भी इतने आराम से बात कर रहे हैं। बिकॉज मैंने उनको पॉजिटिव, उसमें से पहला पॉजिटिव एक्सट्रैक्ट किया है, तो उसकी वजह से मुझे पॉजिटिव क्या मिला, वो एक एक्सपीरियंस था, वो एक एक्सपीरियंस था, उसमें से पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल, जो मैंने स्टार्ट लिया मेरा प्रोफेशनल कैरियर, मुझे वो याद है, मैंने सबसे पहले उसको अप्रिशिएट किया। अब वो एक लाइफ इवेंट की वजह से मैं लाहौर पहुंची, अपने लाइफ इवेंट की वजह से मेरी शादी हुई थी तो मैं वहां पहुंची। अब वो शादी तो खत्म हो गई, बट वो टाइम पीरियड मुझे जो वहां पे प्रोफेशनल ब्रॉटअप में मिल गया या उस करियर को स्टार्ट करने में मिल गया, मुझे वो उतना तंग नहीं करता जो नेगेटिव इवेंट था, मुझे वो तंग करता है जो उस चीज से मुझे लाइफ में मिल गया। ठीक है, इस पर जरूर बात करते हैं, इन डिटेल बात करने की कोशिश करते हैं। आज हम किसी खास टॉपिक पे या किसी बहुत ही सीरियस मौजू पर तो बात नहीं कर रहे, हम जनरली ओवरऑल चीजों को लेकर चल रहे हैं कि अगर ऐसा सोसाइटी में होता है तो क्यों होता है, और किस तरीके से अपना बिहेवियर, अपना एटीट्यूड चेंज करने की जरूरत है खवातीन को। इस पर बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं रोही एट 10। एक दफा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं अपने शो में, और इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं मुनीजा मंजूर भट्ट साहिबा, सीनियर साइकोलॉजिस्ट हैं और वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर मुल्तान में एज अ मैनेजर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। उसी के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं मुल्तान में। बात कर रहे हैं हम कॉमन मेंटल हेल्थ इश्यूज पे खवातीन में, तो इस हवाले से हम मजीद भी बात करने की कोशिश करेंगे और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे और आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम बढ़ते हैं अहमद अली साहब की जानिब, जो कि हमें आईटी की इंपॉर्टेंस से आगाह कर रहे थे और इस पर कितना काम करने की जरूरत है, तालीमी इदारों में आईटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की कितनी जरूरत है, इस हवाले से बात कर रहे हैं। लेकिन पहले जरा हम बात करते हैं कि आईटी में वो कौन से मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं जिनसे बहुत ज्यादा हमें मदद मिल सकती है और उनको ज्वाइन करके और उनसे हमें क्या कुछ सीखने को मिल सकता है। इस पर मैं आपसे बात करना चाहूंगी कि वो कौन से मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, अमेजॉन, ठीक है, यूट्यूब अर्निंग, वीडियो, ह्यूज, आप जिस भी डिपार्टमेंट में काम करेंगी उसकी एक पूरी प्रोफाइल है। ठीक है, अगर आप उस पर काम करती हैं, फ्रीलांसिंग पे काम करती हैं, आप इससे काम करने के बाद आपका अकाउंट ओपन हो जाता है फाइवर के ऊपर, तो आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं इसके ऊपर। यानी एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड। हाँ, बेसिकली इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अपने आप पे टाइम देना चाहिए। आप खुद ऑब्जर्व करें, जो आप एजुकेशन की फील्ड में भाग रही हैं बिल्कुल घोड़े की तरह, घोड़े से रुक के देखें बेसिकली कि आप में अपनी स्किल्स क्या है। आप अपने आप पे काम करें, अपने एसेट्स पे काम करें। आपका एसेट है क्या? आप एक अच्छे डिजाइनर बन सकती हैं, आप एक अच्छे कंटेंट राइटर बन सकती हैं। आप सोचें कि आपकी इंग्लिश अच्छी है,
आपकी डिजाइनिंग अच्छी है, आप में क्रिएटिविटी है क्या। आप अगर मार्केटिंग करें, आप बहुत ज्यादा फेसबुक देखने का शौक है आपको, तो आप फेसबुक का कोर्स कर लें। हाँ। उस पर आप अर्निंग करें। चीजें आसान हो चुकी हैं। आपने यूट्यूब देखनी है, हर वक्त ही यूट्यूब देखनी है, तो यूट्यूब पे काम कर लें। 3 माह 4 माह कोर्स करें, आफ्टर 6 मंथ आप अर्न करें। हाँ। आप अपने शौक के साथ अपना प्रोफेशन बनाएं। आप उस पर काम करें जो आपकी फील्ड है। आपको कंप्यूटर का बहुत शौक है, आप कंप्यूटर प्रोफेशनल कोर्स कर लें। आप हर वक्त बिजी रहना चाहते हैं अपने आप को, क्या मैं बहुत एक बोरिंग सा इंसान हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, आप डेवलपमेंट करें, आप डिजाइनिंग करें। आप इंसान को अपनी पर्सनैलिटी पे काम करके अपनी फील्ड सेलेक्ट करनी चाहिए। बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कि हम खुद ही अपनी राह में रुकावट बन के खड़े हो जाते हैं। हमें पता I cannot do it with this सोच that I cannot do it। हमें अपना गोल नहीं पता। आप अपने आप पे टाइम दें, आप सबको टाइम दे रहे हैं, आप हर चीज पर टाइम दे रहे हैं, अपने आप को टाइम दे रहे हैं। हमें अपने इंटरेस्ट भी नहीं पता। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास कुछ चीजें नहीं है, पॉइंट्स नहीं है, हम कुछ और सीखना ही नहीं चाहते। हम इतने पैक हैं कि हम टाइम नहीं निकालते। अब ऐसा होता है कि आफ्टर 16 years ऑफ एजुकेशन आप आते हैं एंड देन यू आर जस्ट लाइक आई नीड टू अर्न, मुझे बस कमाना है, मैंने बहुत पढ़ लिया है। उसके बाद आप कोर्सेज की बात भी कर देना, मैंने तो इतना पढ़ा हुआ है, मैं कोर्स कैसे कर लूं। तो हम ये बात बिल्कुल ठीक है कि बाज़ वक़्त हम खुद ही अपने लिए बैरियर बन जाते हैं। तो आपकी बात मैं अब रिलेट कर पा रही हूँ। एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसके पेरेंट्स सोचते हैं कि मैंने इसको इंजीनियर बनाना है या मास्टर्स बनाना है या डॉक्टर बनाना है, तो सीधा उसको एमबीबीएस क्यों नहीं करवाते? आप क्यों स्कूल भेजते हैं, क्यों कॉलेज भेजते हैं, क्यों यूनिवर्सिटी भेजते हैं? एक कैरियर है ना, बेस बिल्कुल नीड है, आपने उसको डॉक्टर बनाना तो सीधा एमबीबीएस करवा दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको स्टार्ट से लेके जाते हैं। तो एक प्रोफेशन पे अपना टास्क करें, उस पर वर्क करें और अर्निंग करें, वो खुद प्रोफेशन दे देगा, आपका प्रोफेशन बन जाएगा वो ऑटोमेटिकली। जैसे मैडम ने बड़ी प्यारी सी बात की कि मेरे पास स्किल्स थी, कुछ ना भी हो तो मैं अपना जो पर्सनल स्किल्स है मैं उस पर काम कर लूं, कॉन्फिडेंट है। अपने ऊपर यकीन बहुत जरूरी है। आप उस पर एफर्ट कर रहे हैं जो का एसेट नहीं है। आप घर बना रहे हैं, आप गाड़ी बना रहे हैं, अपने ऊपर क्या एफर्ट कर रहे हैं? इंसान की अपनी स्किल्स क्या है, ये बेसिक्स हैं। अगर आप आईटी फील्ड में आप जाते हैं, आईटी तो बहुत बड़ी फील्ड है, बहुत वास्ट है, पूरी दुनिया आईटी पे काम कर रही है। अगर आप 9th क्लास में अपने बच्चे को आईटी में एंगेज कर देते हैं तो इंशाल्लाह मैं बड़े एक्सपीरियंस से शेयर करूंगा कि वो 2nd ईयर या 1st ईयर का एक्सपेंस उठाएगा। उसको जरूरत नहीं है कि आपसे पैसे ले, आप उसकी कॉलेज फीस पे करें और यूनिवर्सिटी लाइफ पे आपको देना शुरू कर देगा। कितनी अच्छी बात है ये। बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है कि हाँ जी ये एक रास्ता है, ये हम ऑप्ट कर सकते हैं, ये हम चूज कर सकते हैं। अगर हम आईटी लेवल में अगर 9th क्लास में स्कूल्स इस पर काम करें, 8th क्लास में 9th क्लास में बच्चों को इस फील्ड में एंगेज करें, बहुत सारे वेब डेवलपर्स पैदा होंगे, बहुत सारे ग्राफिक डिजाइनर पैदा होंगे, बहुत से डिजिटल मार्केटर पैदा होंगे, बहुत से अमेज़न के लोग पैदा होंगे, बहुत कुछ पैदा हो सकता है। अभी आप ग्राफिक डिजाइनिंग की बात करें, ग्राफिक डिजाइनिंग का मैं अभी भी ये समझती हूँ कि आप द मेजर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी डज नॉट नो ग्राफिक डिजाइनिंग एक्चुअली है क्या। अच्छा, जब आप डिजाइनर हैं, कपड़े वगैरह बनाते हैं या कपड़े वगैरह डिजाइन करते हैं, सीरियसली ये बहुत अलार्मिंग और बहुत ऑकवर्ड पोजीशन हो जाती है दैट पीपल डू नॉट नो कि ग्राफिक डिजाइनिंग एक्चुअली है क्या। तो आप क्या समझते हैं? उनको बता के थक जाते हैं कि सॉफ्टवेयर का काम होता है, ये ऐसे तो जो आप बिलबोर्ड देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, उनको समझाना पड़ता है प्रॉपर। तो आप क्या समझते हैं कि लोगों को क्यों नहीं है इस हवाले से इंफॉर्मेशन या कोई भी अवेयरनेस? इसकी बड़ी मिसाल ऐसी है कि शायद 2016-17 में जो बच्चे फैशन पे काम करते थे ना, तो वो कहते हैं फैशन डिजाइनिंग करनी, अच्छा मतलब आप लोग दर्जी बन रहे हो। एग्जैक्टली देखा, अब हम बहुत पीछे हैं, हम अभी भी बहुत पीछे हैं। अब जब बात करते हैं कि मेरा ब्रांड है तो लोग कहते हैं डिजाइनर है आप, हमें डिजाइनर्स चाहिए। जब आपको एक पोस्ट बनवानी होती छोटी सी, आपको अपनी सीवी राइट करनी है, आपको कोई भी अपनी मार्केटिंग करनी है, यू गो टू डिजाइनर, यार एक डिजाइन तो कर दें, एक पोस्ट डिजाइन तो कर दें। ये बेसिक टूल है। आप एक बिजनेसमैन है, आप जो भी हैं अपने फादर को प्रमोट कर सकते हैं, अपने भाई को प्रमोट कर सकते हैं, अपनी फैमिली को प्रमोट कर सकते हैं, उनके बिजनेस में कोई हेल्प आउट कर सकते हैं, लेकिन हमें नॉलेज ही नहीं है। डिजाइनिंग बेसिक थिंग है। ग्राफिक्स आप कंप्यूटर पे काम करें, इसकी बहुत हर वक्त हमें डिजाइनर चाहिए होती हैं। बिल्कुल। अब बार या हर वक्त हम डिजाइनर के पास तो नहीं जा सकते कि हमने ये कार्ड बनवाना है, ये विजिटिंग कार्ड होता है, कुछ भी होता है, हमने ये बनवाना है। यू कैन डू दैट योरसेल्फ। तो आप मतलब दिस इज वेरी कॉमन नाउ। एक डिजाइन का ऑलमोस्ट 500 से 1000 रुपीज पे होता है। अगर एक लोगो डिजाइन करना है तो 25,000 रुपीज तक एक अच्छी लोगो कंपनी जो आपसे चार्ज करती है, तो आप क्यों दे सकते हैं? बिल्कुल। आप इस पर काम क्यों नहीं करते?
आप क्यों अपना पैसा और लोगों को देते हैं? इस डिजिटल मार्केटिंग में आप क्यों नहीं काम करते? अब तो वैसे पॉजिटिव साइड अगर हम देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह हर घर में डिजाइनर मौजूद है, लेकिन इम्पोर्टेंस अभी भी इसकी मालूम नहीं है। ग्राफिक डिजाइनिंग तो कर लिया, लेकिन स्कोप क्या है ये नहीं पता, आगे जाके क्या अपॉर्चुनिटीज है ये नहीं मालूम। फ्रीलांसिंग एक प्रॉपर एक कोर्स है, फ्रीलांसिंग भी आप काम करें, आपको जॉब जरूरत नहीं होगी। अब देखिए हम मिडल मैन हैं, पाकिस्तान में ज्यादा मिडल मैन हैं, आप ज्यादा ऊपर चले जाएं और ज्यादा नीचे चले जाएं, ठीक है? आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, किसी स्पेशलिस्ट के पास जाएं, वो आपसे टाइम लेंगे, क्या 2 घंटे बाद आना है, 2 दिन बाद आना है, 4 दिन बाद आना, और वो 10 से 15 मिनट देंगे, ऐसे ही है। हम नीचे आ जाते हैं, आप एक प्लम्बर के पास चले जाएं, आप एक किसी लकड़ी वाले के पास चले जाएं, आप उसे हायर तो करें पूरे डे के लिए। प्लम्बर से कहें पूरे दिन आपने काम करना, मुझसे 2000 लोगे? वो कहेगा भाई कैसी बातें कर रहे हो, आप चार्जेस बताओ क्या काम है, मैं पैसे लूंगा। इलेक्ट्रिशियन, हम मिडल मैन ही क्यों 9 to 5 काम करते हैं? आप अपने आप को एंटरप्रेन्योर क्यों नहीं बनाते? आपका जो कंप्यूटर है वो पूरा एक शॉप है, पूरा बिजनेस है, आप उस कंप्यूटर पे पूरी दुनिया है। आप छोटा सा कंप्यूटर जो 25-30-40 हज़ार रुपए का आता है, उस पे आप एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। आप अच्छी इन्वेस्टमेंट अपनी बाइक पे क्यों करते हैं, अपनी गाड़ी पे क्यों करते हैं, अपने ऊपर क्यों नहीं करते? अपने ऊपर क्यों नहीं करते? तो आई थिंक देयर इज शेयर नीड कि हम अपना माइंडसेट चेंज करें, और जो कहते हैं कि सी द बिगर पिक्चर, तो वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। थैंक यू सो मच। अभी बहुत सारी और चीजें भी हैं जो कि हमने जाननी है। मुनीजा मंजूर भट्ट साहिबा की जानिब बढ़ते हैं। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर की हम बात करते हैं, मुल्तान की, जिनके बारे में इनका ये कहना है और हमारा मानना है कि दिस इज द ओनली डिपार्टमेंट अभी साउथ में, और ये हम कन्फेस करते हैं, कॉन्फिडेंटली ये बोलते हैं कि इन साउथ एशिया भी अगर हम बात करें तो ऐसा डिपार्टमेंट मौजूद नहीं है जो खवातीन को, मजलूम खवातीन को जो तशद्दुद का शिकार रहती हैं, जो विक्टिम हैं, उनके लिए तिब्बी इमदाद भी फराहम कर रहा है, मुफ्त कानूनी तहफ़्फ़ुज़ भी, अखलाकी तहफ़्फ़ुज़ भी। तो आई थिंक मैं फिर से कहूंगी कि आई कैन नॉट फाइंड वर्ड्स टू अप्रिशिएट दिस, बिकॉज जहां एडवेंचरस की बात करते हैं, दैट इज योर ओन पर्सनल चॉइस, दैट यू आर दिस काइंड ऑफ पर्सन, बट दिस इज रिस्की एट द सेम टाइम। दिस इज अ वेरी सेंसिटिव इशू, वेरी सेंसिटिव जॉब। आपको आधी रात को भी उठ के अगर किसी वुमेन को, किसी खातून को रेस्क्यू करना है, तो यू आर ऑलवेज देयर फॉर दैट, यू आर ऑलवेज रेडी, बिकॉज यू हैव दैट पर्सनैलिटी, और आपका अपना इंटरेस्ट भी यही था। बट कमिंग टू अ वेरी सीरियस पॉइंट, अभी आपके इस पूरी जर्नी में, अपने इस पूरे काम में, इस इदारे में, अपनी इस जॉब को करते हुए, अपनी इस पोजीशन को संभालते हुए, कोई ऐसा वाकया आपने देखा जहां आप खुद गुस्से का, एग्रेशन का शिकार हो गई हो कि ये नहीं होना चाहिए था, ये बहुत ज्यादा हो गया, ये कुछ किया जा सकता था, बचाया जा सकता था? देखिए, कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जो हमारे पास आते हैं, मैं उसमें भी कहूंगी कि देखें, हमारे साथ बहुत सारे इदारे काम कर रहे होते हैं, फिर वही बात है कि हम ब्लेम गेम नहीं कर सकते, बट जो बेसिक चीज रिक्वायर्ड है वो अवेयरनेस है लोगों में। मतलब आपको पता चले कि एक बच्ची का रेप हुआ है, ठीक है, और वो उसके लिए देखें, उसके लिए उसको सजा दिलवाने के लिए मुजरिम को सबूत चाहिए, ठीक है, और आपके पास अवेयरनेस ना होने की वजह से सबसे पहले आप सबूत खत्म करके आते हैं। पता नहीं है ना, नहीं पता था तो आपने वो तमाम एविडेंसेस जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिए। रिपोर्ट करते 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 आपको इतनी देर हो गई कि अब आप चाहने के बावजूद आप उस तक नहीं पहुंच सकते कि आपको पता भी है, आपका मुजरिम आइडेंटिफाइड भी है, उसके बाद भी आपके हाथ कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, या पेरेंट्स किसी भी रीजन की वजह से वहां स्टैंड ले लेते हैं कि नहीं जी, हम इस कार्रवाई में पढ़ना ही नहीं चाहते। वहां आपकी बेबसी होती है। एग्जैक्टली, मैं आपसे यही जवाब एक्सपेक्ट कर रही थी। वहां बेबसी होती है कि वहां हम चाहने के बावजूद भी उसकी हेल्प नहीं कर सकते कि जब पेरेंट्स ही नहीं, क्योंकि माइनर है ना, माइनर के लिए पेरेंट्स की परमिशन या वो चीज रिक्वायर्ड है, वो बच्ची अपना डिसीजन नहीं कर सकती, तो वहां पे हाथ खड़े होते हैं, वहां पे अफसोस होता है कि हम कैपेसिटी होने के बावजूद, सारी सर्विसेज एक जगह पे होने के बावजूद हम हेल्पलेस फील करते हैं कि हम उनकी वजह से ही उन्हीं को हेल्प आउट नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, ठीक है। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर की हम बात कर रहे हैं, वॉक जिसको कहते हैं, कब से फंक्शनल है, अभी एक्टिवली कितना काम हो रहा है और अभी क्या काम चल रहा है, और इस साल के हवाले से, इस साल के लिए क्या प्लानिंग की गई है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक जी। आप देख रहे हैं रोही एट 10। एक दफा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं अपने शो में। सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं मुनीजा मंजूर भट्ट साहिबा, जो कि सीनियर साइकोलॉजिस्ट हैं और मैनेजर के तौर पे अपनी ड्यूटीज फराहम कर रही हैं वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर मुल्तान में, और एज अ डिस्ट्रिक्ट वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर काम कर रही हैं मुल्तान में। बात हो रही थी इनके अपने पर्सनल करियर जर्नी के बारे में कि कैसा चल रहा है इनका काम, कहां से कहां तक पहुंच गई, बीच में कितने चैलेंजेस फेस करने पड़े, कितने बैरियर्स आए और कहां कहां खुद इंसान अपने लिए बैरियर बन जाता है। इस हवाले से भी बात हो रही थी। लेकिन अहमद अली साहब की जानिब हम मूव करते हैं और उनसे बात करते हैं एज एन IT ट्रेनर अभी कितने स्टूडेंट्स को और क्या क्या जो एजुकेशन सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड की जा रही हैं IT की फील्ड में। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कोई 25,000 स्टूडेंट्स को टीच करवा चुके हैं यहाँ पे। 25,000 अल्हम्दुलिल्लाह 2011 से हम लोग काम कर रहे हैं और हमारी पूरी टीम है प्रॉपरली, हम उसमें वर्किंग कर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है अब वो लोग अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। उन्हें जॉब की जरूरत नहीं है, जो स्पीड से रेलिवेंट हैं उन पर बेशुमार अपॉर्चुनिटीज हैं, तो इस पर काम हो रहा है। 25,000 अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। फीमेल्स की कितनी पार्टिसिपेशन है? पहले तो बहुत कम थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह फीमेल्स साथ साथ हैं। अब 50% की रेशियो फीमेल्स की है, 50 बॉयज की है। अब ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया कि पहले एक इशू था, फीमेल्स का बड़ा इशू था कि सर को एजुकेशन तो नहीं है। हाँ। लेकिन अब उनको आइडिया हो गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है इंटरनेशनल मार्केट में, और नेशनल मार्केट में ऐसा कुछ नहीं होता। वो कॉन्सेप्ट जो हमारा शायद 10 साल पहले था, आज के दौर में ऐसा नहीं है। अब फीमेल्स के लिए भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है ये स्किल्स, और वो लोग अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। द फीडबैक इज मोर देन गुड। ये अच्छी बात है कि जो मेहनत की जा रही है उसका आउटकम भी अच्छा मिल रहा है। ठीक है, हम बात कर रहे थे वुमेन साइकोलॉजी की और अब हम बात करते हैं कॉमन डिसऑर्डर्स पे। थोड़ा सा अगर आप हमें बता दें कि अभी तक आपने अपनी इस जर्नी में कौन से कॉमन डिसऑर्डर्स ऑब्जर्व किए हैं खवातीन में? जैसे मैंने पहले बताया, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इवन उसमें OCD बहुत ज्यादा है। उसमें भी बड़ा पर्सपेक्टिव है रिजिडिटी का। समटाइम्स आपका होम एनवायरनमेंट अगर रिजिड है या आपके एक्सपीरियंस में, इवन पेरेंटिंग में या पेरेंट्स में से कोई किसी रिजिडिटी के फैक्टर्स हैं या अदरवाइज कोई एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस या कुछ भी, तो वो उससे बहुत सारी चीजें साइकोलॉजिकली डेवलप हो रही होती हैं जिनको हमारे यहाँ यूजुअली इग्नोर किया जाता है या उसको मिस इंटरप्रेट किया जाता है। कभी ड्रामे का नाम दे दिया जाता है, कभी किसी की चीज का नाम दे दिया जाता है। खासतौर पे फीमेल को इस चीज पे इग्नोर किया जाता है कि कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगी, या ये तो सबको होता है। बिल्कुल ठीक है, जब सबको होता है तो वो जरूरी नहीं है कि जो सबको यूजुअली चीज हो वो सब रिस्पॉन्ड भी उसी तरह से करें। किसी की कैपेसिटी है वो उसको मैनेज कर गया, क्योंकि इंटरनली कुछ कोपिंग मैकेनिज्म भी आपके होते हैं कि आप कोप कर गए। अगर मैं कोप कर गई डजंट मीन कि उन्हीं सिनेरियोज से या उन्हीं सर्कमस्टांसेस से गुजरते हुए कोई और दूसरी खातून भी उसी तरह रिस्पॉन्ड करेगी जैसे मैंने किया। बहुत जरूरत है उसके अंदर। फिर मैं वही वाली बात करूंगी कि देखें, आपने अपने आप को खुद स्कैन करना है, अपने आप को आपने सबसे पहले खुद हेल्प आउट करना है। बिल्कुल। कोई आके आपको अगर इवन सपोर्ट नहीं भी कर रहा, तो इफ यू डोंट सर्व योरसेल्फ तो नोबडी कैन। ठीक है, उसके लिए फिर स्टेप इन आपने होना है। आपको लगे कि आपके अंदर कुछ अनयूजुअल चल रहा है जो कि ठीक नहीं है, क्योंकि देखें बड़ी क्लियर लाइंस है ना, सही ठीक क्या है क्या नहीं है, नॉर्मल क्या है। नॉर्मल की भी कोई एक बड़ी सारी रेंज है कि अगर आप गुस्सा भी कर रहे हैं तो एक रेंज है जहां तक टॉलरेबल होता है या एक्सेप्टेबल होता है ना। वो भी डिफाइंड है कि पेरेंट्स के साथ आपकी लिमिट क्या है, कहां तक आप जा सकते हैं। अगर उससे एक्सीड कर गया और जो आपके कंट्रोल में नहीं है तो वो भी अलार्मिंग है। ठीक है, क्योंकि एक बड़ा आइडेंटिफाइड है ना और बड़ा डिक्लेयर्ड है कि जी पेरेंट्स के साथ आपने कैसे बिहेव करना है। फिर अगेन औलाद के ऊपर जब आप शाउट कर रहे हैं तो आपको लगता है जी अनड्यू, ठीक है, आपके स्ट्रेसेस होंगे, आपके जॉब स्ट्रेस है, आप वो वापस आए हैं। अब एक छोटा बच्चा जिसको उसको तो नहीं पता कि आप किस तरह की जॉब प्लेस पे काम कर रहे हैं या वहां से क्या स्ट्रेस लेके आ रहे हैं, और अगर वो शरारत कर रहा है और उस पर उसको आप बिला वजह डांट रहे हैं या अगेन वो गुस्सा निकाल रहे हैं ना बेसिकली, या मारपीट कर रहे हैं, तो अगेन ये चीजें मल्टीप्लाई कर रही हैं चीजों को, स्ट्रेसर्स को। अब वहां अगर आप ये अपनी औलाद के ऊपर कर रहे हैं तो अगर माँ बोल रही है तो या बीवी है वो, तो वो उसके ऊपर भी स्ट्रेस निकलेगा कि मैंने अपनी औलाद को कहा तुम कौन हो। और अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि आज भी इस चीज को नॉर्मल कंसिडर किया जाता है बिकॉज ऑफ मेल सुप्रीमेसी।
इस वजह से हाँ वो तो है ना, जिसकी वजह से बंदा जो है मर्द जो है वो बाहर का स्ट्रेस लेके आया है, वो तुम पर नहीं निकालेगा तो वो भी लेके है। अगेन उसमें मैं आपको बताऊं, हमारे पास खवातीन आती ना, उनमें ये एक्सेप्टेबिलिटी भी किसी हद तक मौजूद है। Exactly. कि उनके पास, उनको पता है कि दे आर हेल्पलेस, तो मतलब अगर थप्पड़ भी मार लिए हैं, मारपीट कर भी ली है, तो मतलब उनका वो क्राइटेरिया में शायद वहीं वो भी माइंड में शामिल है कि चले ये तो हो ही जाता है, घर से ना निकाले। मतलब ये तो कहीं नहीं है ना, वरना तो फिर कानून बनाने की जरूरत ही ना पड़ती। बिल्कुल ठीक है, मतलब अगर खाने में नमक ज्यादा पे आपको मारपीट पड़ रही और आपका मुंह नीलो नील कर दिया है, ब्रूजेस आ गए आपके फेस पे या बॉडी पे, तो मतलब ये तो कहीं पे भी आपको ना रिलीजन ने कहा है, ना आपके ब्रॉटअप ने कहा है, ना माशरे में आपको ये सिखाया गया है, ना आपके स्कूलिंग में ये सिखाया गया है, या आपकी एजुकेशन में ये सिखाया गया है कि भाई अगर नमक ऊपर नीचे हो जाए तो आप मारपीट कर दें, या अगर तबीयत खराब है, खाना नहीं बना आज, ठीक है, तो जब शादी नहीं हुई थी तब भी तो कभी होता ही होगा ना, खाना नहीं बनाया, तो क्या वही सलूक घर में किया जाता था? लेकिन सोसाइटी ने खातून के जहन में ये बिठा दिया है कि तुम रिएक्ट नहीं कर सकती, तुमने खामोशी इख्तियार करनी है। मैं आपको बताऊं, देखिए मैं पर्सनली अपने एक्सपीरियंसेस को भी सामने रखते हुए कि देखिए, जब तक फैमिली सपोर्ट नहीं होती सही बात पे, गलत पे नहीं कह रही, सही बात पे। अब जैसे हमने ये इतना बड़ा, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इनिशिएटिव ले लिया, अभी ये इतना बड़ा इदारा बन गया, हम वहां पे भी देखिए, हमारे से कई लोगों को कंप्लेंट्स भी हैं। कंप्लेंट्स क्यों हैं? कि खातून आई है जी, वो बाहर जाके यही पोर्ट्रे करेगी जी, मेरी नहीं सुनी गई। देखें, हमने जस्टिस करना है ना, तो जस्टिस में अगर उसके मुंह से निकली हुई बात जो जायज नहीं है, ठीक है, अब मिसाल के तौर पे एक बंदे की तनख्वाह है 25,000 रुपए और वो डिमांड कर रही है कि जी मुझे 10,000 रुपए जेब खर्च भी दे हर महीने, और मेरा इलाज मुआवजा भी बर्दाश्त करे, और उसके अलावा किराए पे मुझे यहाँ मुल्तान में घर भी लेके दे, मैंने वहां नहीं रहना, दूसरे शहर में, ठीक है। अब मुझे बताएं, जो शख्स आज उसके ये सारी बातें पूरी करवा दें, कल उसने ये इशू लेके आना है कि देखें जी मेरे घर का खर्च नहीं, खाने को कुछ नहीं देता, तो जो शख्स 20-25 में से 20,000 और कम से कम उसका जाने आने का जहां नौकरी कर रहा है 25,000 30,000 ले रहा है, तो पेट्रोल भी लगता होगा, वो निकाल दें तो खाने के लिए तो पैसे नहीं बचे, ठीक है। अब उसमें वो अभी इस स्टेज पे कह रही है, तो अब हमें भी नजर आ रहा है ना, प्रोफेशनल है हम, एक्सपीरियंस है, हमें नजर आ रहा है कि आज वो कहती है जी मैं ये इशू नहीं रेज करूंगी, लेकिन हमें पता है ना, अंडरस्टूड है। मुझे बताएं, जब आपको खाने को रोटी नहीं मिलेगी 10,000 खर्चे में, मैंने उसको कहा, मैंने कहा बीबी आप उसमें से घर ले लो, चलो वो तो उतना बर्डन शेयर हो जाएगा ताकि आपको घर के मसाइल में, कहती नहीं ये नहीं करना मैंने। तो जैसी अनड्यू पूरी नहीं होती, वो भी, उसके लिए भी वो इदारा अच्छा नहीं है ना। ठीक है, हमारे पास वक्त थोड़ा सा कम है, आखिर पर अहमद अली साहब, मैं आपसे एक पैगाम लेना चाहूंगी कि आप यंगस्टर्स, खासकर स्पेशली यंगस्टर्स को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे अपनी इस फील्ड से रिलेटेड? सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज यही है कि पहले वो वेट करें, अपने आप को सोचें, जिस दौड़ में भाग रहे हैं, एजुकेशन, इसमें अपने आप पर काम करें, अपने स्किल्स पर काम करें, उन स्किल्स पे काम करें जो उन्हें कमा के दे सकती हैं, अपना एसेट्स बनाएं, वो एसेट्स ना बनाएं जो बाद में लायबिलिटी बन जाएं, उस एसेट पे काम करें जो उनको कमा के दे, जो उनका हुनर हो, जो उनका स्किल्स हो, बिकॉज स्किल इज बेटर देन एजुकेशन। जैसे वो बिल गेट्स ने कहा था ना कि अगर आप गरीब पैदा होते हैं तो दुख नहीं है, लेकिन अगर मर गरीब जाते हैं ना तो इट्स योर फॉल्ट। यहाँ सब कुछ है, मुल्क ने हमें सब कुछ दिया है, हर अपॉर्चुनिटी है। अब भी अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो ये ना कहें मुल्क ने क्या दिया, कभी खुद सोचें आपने मुल्क को क्या दिया, आपने क्या किया। बिल्कुल, आप मुल्क की लायबिलिटी बनते जा रहे हैं, एंड में आप कहते हैं जॉब नहीं है, वाई? आप क्यों नहीं क्रिएट करते? आप लोगों के लिए क्यों नहीं जॉब क्रिएट करते? आप 4-6 लोग अच्छे दोस्त बन के एक अच्छा सॉफ्टवेयर हाउस क्यों नहीं बनाते? आप लोगों के आसानियां क्यों नहीं पैदा करते? इस्लाम है ना, too lazy to do that. इस्लाम है कि आसानियां पैदा करें, क्यों नहीं पैदा करते? इस माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है। तो ये ना कहें कि जॉब चाहिए, जॉब नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच अहमद अली साहब। एट द एंड मुनीजा साहिबा, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप लोगों को बस इतना कन्वे कर दें कि ये एक्चुअली इदारा ये कर क्या रहा है। ये जी बहुत शॉर्ट सा बताऊंगे आपको। अंडर वन रूफ हमारे पास जो केस रजिस्टर होता है, उसके बाद हमारा विमेन पुलिस स्टेशन भी इसके अंदर है।
उसके लिए भी खातून को कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे पास मेडिको लीगल की फैसिलिटी वहीं मौजूद है, हमारे पास प्रोसिक्यूशन सेक्शन मौजूद है, हमारी प्रोसिक्यूटर वहीं बैठती हैं जो थाने के केसेस और लीगल एडवाइस के लिए भी अवेलेबल होती हैं। उसके अलावा हमारा मीडिएशन एंड रिहैबिलिटेशन का सेक्शन है जिसमें साइकोलॉजिस्ट और काउंसलिंग ऑफिसर की टीम है जो रिकंसिलिएशंस करा रहे हैं बेसिकली। उसके अलावा हमारे पास पूल ऑफ लॉयर है, रेस्क्यू की सर्विस है, 1737 हमारी हेल्पलाइन है जिसपे किसी भी खातून को अगर कोई इशू आता है तो वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। 1737 अगेन क्योंकि साइकोलॉजिकल पूरा सेशन है, साइकोलॉजिस्ट की टीम है, तो अगर जरूरी नहीं है कि वायलेंस ही, अगर आप इमोशनली भी किसी स्ट्रेस का शिकार हैं तो आप वहां पे सर्विस लोकेशन प्लीज। सॉरी, लोकेशन मतीतल रोड पे जो न्यू जुडिशियल कॉम्प्लेक्स है, DHA को जो रोड जा रहा है, सोशल वेलफेयर कॉम्प्लेक्स के अंदर है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर, जिसको इंसदाद तशद्दुद मरकज बराए ख्वातीन भी कहते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच मुनीजा मंजूर भट्ट साहिबा एंड अहमद अली साहब, बहुत शुक्रिया, हैव अ नाइस डे। बहुत सारी चीजें आपसे सीखी एंड आई होप कि आपने भी टाइम को एंजॉय किया होगा। बिल्कुल, थैंक यू जी। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, लेकिन उससे पहले लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं रोही एट 10। एक दफा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं अपने शो में। सेगमेंट का आगाज हो चुका है और इस सेगमेंट में हमारे साथ कौन सी पर्सनालिटीज मौजूद हैं उनकी जानिब बढ़ते हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अहमद अली, PRO निश्तर अस्पताल और प्लास्टिक सर्जन हैं। बहुत सारी चीजें हैं प्लास्टिक सर्जरी से रिलेटेड जो कि हमने आज इनसे जाननी है, जिसमें हम एस्थेटिक्स की भी बात करेंगे और प्लास्टिक सर्जरी में उसकी इफेक्टिवनेस और उससे रिलेटेड कितने रिस्क हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, रिकवरी पीरियड एंड सो मेनी अदर थिंग्स जो कि हमने आज इनसे डिस्कस करनी है। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। ओके जी, जिंदगी ठीक चल रही है? अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है कि जिंदगी जो है वो बिल्कुल ठीक चल रही है। दूसरे गेस्ट की जानिब मूव करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं मुस्तर काजमी साहब ऑफ भक्कर, शायर हैं, अदीब हैं, सराइकी शायर हैं। पहले तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? क्या हाल है साईं तोड़ा? जी शुक्र। मैं कुछ सराइकी तो कह नहीं आंदी पर मैं कोशिश जरूर करेंदी हाँ ठीक कि मेरे को आवे पर आंदी कह नहीं मेरे को मैं कोशिश कर दी अवल। ठीक, आप वैसे ठीक है? आप ठीक है? चले माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। सेगमेंट का बाकायदा आगाज करते हैं। हमारे साथ जो डॉक्टर साहब मौजूद है, डॉक्टर अहमद अली, प्लास्टिक सर्जन। पहले तो जरा मुझे ये बताएं ना, करंटली क्या चल रहा है, अभी क्या चल रहा है जिंदगी में, अस्पताल में? अस्पताल में तो बहुत अच्छा चल रहा है, हर चीज सुकून में जा रही है। प्लास्टिक सर्जरी के केसेस हम देख रहे हैं, उनको है ना डे बाय डे इम्प्रूवमेंट हो रही है, हमारी स्किल्स भी बेहतर हो रही हैं और पेशेंट्स को हम बेनिफिट्स भी दे रहे हैं काफी ज्यादा। बर्न से रिलेटेड भी है और रिकंस्ट्रक्शन भी है हमारे पास। ये बर्न से रिलेटेड भी है जी, ठीक है, दैट्स वेरी गुड। बहुत सारी चीजें अभी आपने बोला कि इम्प्रूवमेंट आ रही है, इम्प्रूवमेंट लाई जा रही है, तो किन चीजों में इम्प्रूवमेंट लाई जा रही है? देखिए, हम लोग पेशेंट केयर की तरफ हमारा ज्यादा फोकस है कि भाई हम लोग जो पेशेंट गरीब हैं उनको है ना बेहतर से बेहतर सहूलत दे सकें, बेहतर उन्हें बेनिफिट्स दे सकें और मेडिसिन उनको फ्री मिल जाए, ईच एंड एवरीथिंग उनको है ना यहाँ पे फ्री मिल रही है। ठीक है, अब प्लास्टिक सर्जरी के हवाले से हम बात करेंगे, इसके जो मुख्तलिफ प्रोसीजर्स हैं उनके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन जहाँ पेशेंट्स की बात हो रही है, उनकी केयर के हवाले से बात हो रही है कि उस जगह पर, उस पॉइंट पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, तो पेशेंट्स किस साइड से आपको ज्यादा देखने में मिलते हैं, आइदर अर्बन और रूरल एरिया? रूरल एरिया के पेशेंट ज्यादा आते हैं हमारे पास। बर्न्स के भी उनके सबसे ज्यादा वहां से रिपोर्टेड होते हैं, एसिड बर्न के केसेस भी वहीं से रिपोर्ट होते हैं रूरल एरिया से, और साथ ही है ना ट्रॉमा और टोका मशीन के पेशेंट भी हमारे पास वहीं से रिपोर्ट होते हैं। और जो अर्बन एरिया है वहां से हमारे पास जो मोस्टली पेशेंट आते हैं वो एस्थेटिकली आते हैं, एस्थेटिक मेडिसिन से आते हैं, कुछ राइनोप्लास्टी के लिए या एस्थेटिक कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स के लिए हमारे प्राइवेट सेटअप्स का, यानी वो तो जो है वो कॉस्मेटिक सर्जरी के अंदर आ जाता है। ठीक है, कॉस्मेटिक सर्जरी इज आल्सो द डोमेन ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। तो इसको डिफरेंशिएट करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके वाले से पता भी होना चाहिए, तो मैं ये आपसे जानना चाहूंगी कि कॉस्मेटिक सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी में क्या डिफरेंस है? हाँ, कॉस्मेटिक सर्जरी ये है कि वो आपको है ना एस्थेटिकली बेहतर करती है, अगर आप खूबसूरत है तो और ज्यादा खूबसूरती की तरफ लेके जाती है। और जो प्लास्टिक सर्जरी है वो बेसिकली रिकंस्ट्रक्टिव हम लोग करते हैं कि जो पोस्ट ट्रॉमेटिक डिफॉर्मिटी आ जाती है उनको करेक्ट करते हैं हम लोग ना। ठीक है, ओके। तो कोई ऐसी भी चीज होगी जिसमें आपका ज्यादा इंटरेस्ट होगा, मतलब ये चीज आपको करना ज्यादा पसंद है? मैं एस्थेटिक प्रैक्टिस ज्यादा करता हूँ ना। ओके, हाँ,
बेसिकली आई वर्क एज ए एस्थेटिक सर्जन। तो मैं ओके, वेरी नाइस, प्लास्टिक सर्जन एंड एस्थेटिक सर्जन एज वेल। ठीक है, तो ज्यादा पेशेंट्स आपके पास खवातीन आती हैं या मर्द हजरात आते हैं? हाँ, इनिशियली तो है ना अवेयरनेस इतनी ज्यादा नहीं थी, तो फीमेल्स ज्यादा आती थी। राइट नाउ के मेल्स आर आल्सो फोकस देयर सेल्फ, वो भी अब हमारे पास आना शुरू हो गए हैं ना काफी तो ज्यादा। वो किस चीज को फोकस करते हैं? वो है ना एस्थेटिकली देखें, अपनी अपीयरेंस को वो ज्यादा करते हैं। कोई मोस्टली है ना हमारे पास अगर ओबीस हैं तो वो लाइपोसक्शंस के लिए आ जाते हैं, बॉडी कंटूरिंग के लिए आ जाते हैं, लेजर्स के लिए, फेस लेजर्स आज बहुत कॉमन हो गई है। फीमेल्स तो कराती हैं, इवन के राइट नाउ के मेल्स अपनी शेव लाइन बनवाने आ रहे हैं और सारी ये चीजें ना, मतलब दिस इज नॉट बैड, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट ना। अगर आप अपने आप को एस्थेटिकली मजीद बेहतर करना चाह रहे हैं, अपने फीचर्स इनहांस करना चाह रहे हैं, जो कि ऑलरेडी खूबसूरत होते हैं, अल्लाह ने किसी को जो है वो ऐसा वैसा नहीं बनाया, सब खूबसूरत हैं, लेकिन अपने आप को मजीद अपनी ब्यूटी को इनहांस करना, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। इस पर हम बात करेंगे। हम चलते हैं मुस्तर काजमी साहब ऑफ भक्कर की जानिब, जो कि सराइकी शायर, जानते हैं कि क्या चल रहा है आजकल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले मैं रोही टीवी ते इन्हां दी पूरी टीम का शुक्रगुजार हाँ कि जिन्हें मैं कोई मौका फराहम किया, मैं अज तुहाडे सामने शेरो अदब ते गाल करे सा। बिल्कुल, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक चलता पे, सब कुछ ठीक चलता पिया है, ठीक चलता पे। मैं कोशिश करे सा तुहाडे नाल सराइकी विच अलावा पर मेरे को माफ कराए इफ अगर मैं ना कर सकूं तो कोई मसला नहीं। ठीक है जी। अच्छा, हम शायरी की बात करते हैं, शेरो शायरी की बात करते हैं, तो इसका आगाज कब किया आपने? ये तकरीबन 2008 दे विच मैं आगाज किया है, क्योंकि इंसान दे अंदर शायर तो पहले भी मौजूद होंदे, लेकिन उनका इजहार वक्त कुछ मुदत बाद उनके वास्ते सोबत संगत की जरूरत होती। बिल्कुल, स्कूल टाइम दे विच चौथी पंजवीं पढ़दा है तां थोड़े बहुत शेर बंदा आधा अपने या कहीं दूजे दे, ते वक्त गुजरते गुजरते यानी कि भला 2008 बकायदा अपनी शायरी शुरू की थी, ते अल्हम्दुलिल्लाह हुण ते आगाज जारी है, अल्लाह खैर करे के। तो कितनी चीजें जो है वो बेहतर हो गई हैं? अल्हम्दुलिल्लाह काफी, क्योंकि शायरी दे विच कुछ चीज़ां इवें होंदियां जेहड़ियां लाजमी होंदियां, इंदे औजान होंदे, रूज होंदे, एक लय होंदी है, सुर होंदी है, वो अगर क्योंकि हुण जेहड़ी असां तुसां गाल करेंदे पे ये भी शायरी है, लेकिन इको बकायदा शायरी दे विच डालण वास्ते वजन, औजान ते अरूज की जरूरत है, एक लय की जरूरत है, एक सुर की जरूरत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक इल्म समंदर है, इंदे उत्ते तो कोई कामिल नहीं, बिल्कुल, लेकिन बहरहाल कोशिश है जितना कुछ है तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस पूरे सफर में आपके कोई उस्ताद भी होंगे जिनसे आपने बहुत कुछ सीखा होगा? जी, आपके जी, कोई पसंदीदा शायर? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे उस्ताद हैं, बखर जिले के बहुत मशहूर और मारूफ सराइकी शायर उस्ताद नजीर ढाला खैली साहब, ते दूजे मेरे उस्ताद हैं जनाब सफदर कारबलाई साहब, वो बहुत अच्छे शायर हैं, ते अल्हम्दुलिल्लाह भाई यानी कि इन्हां कोलों मैं बकायदा वजन अरूज भी सीखे, शेर आखण दा तरीका ही सीखा है, ते वो जारी है। तो आपके भी कोई शागिर्द हैं? जी आप नहीं, भी कई लोगों के उस्ताद होंगे? जी नहीं, मैं हाल ही काबिल को नहीं थिया जो मेरे शागिर्द हो। ये शागिर्दी बड़ी औखी है, ये कोई असां जाए वास्ता रोग नहीं, ते क्योंकि उस्ताद ही कामिल होना चाहिए, वो हर तरह ते को इल्म होवे, और अल्हम्दुलिल्लाह साडे जिला बखर दे विच एडू मारूफ हस्तियां शेरो अदब दे उत्ते मुकम्मल गिरफ्त है इन्हां दी। और अभी आप जो है उस सफर में शामिल हैं, और अभी आप समझते हैं कि बहुत कुछ है जो मजीद आपने सीखना है। इंसान को पूरी जिंदगी लगती है, सीखने सिखाने का अमल जो है वो जारी रहता है। जी जी बिल्कुल, अगर इको असां 100% आखू तो मैं टोटल 5% शायर हो सा, बाकी 95% कौन, क्योंकि ये बहुत औखा सफर है, ये में आम नहीं हूं बंदे आख देंदन जी मैं बड़ा शायर हाँ, ये वो तो मुंह दे आखण नाल तो कुछ नहीं थीदा, इंदा फैसला या तो सामीन करे सन या कारी करे सन, सुनण वाले पढ़ण वाले वो करे सन बे कितना शायर। तो जब आप मुशायरे में शामिल होते हैं या शेरो शायरी करते हैं लोगों में बैठ के किसी भी महफिल में, तो कब आपको अंदाजा होता है कि हाँ आज मैंने अपना जो है वो बेस्ट दिया है, सबसे अच्छा पढ़ा है? किस चीज से आप ये बात जज करते हैं? जी जी क्योंकि सब तो पहले शायरी दे विच जज्बे होने लाजमी, अगर जेड़े शेर दे विच जज्बा कोनी तो वो शेर बेजान है। मकसद फर्ज करो मैं तो कोई शेर सुने ना, हाँ, कि मेरा अपने ही शेर है कि असा अपने आप को भूल गए हैं तू केड़े बाग दी मूली है, यानी कि इंदे विच एक जज्बा है, हाँ, गाल आम चाहिए असा अपने आप को भूल गए हैं तू केड़े बाग दी मूली है,
एक मुहावरा भी है ते ऊ जरा शायरी दे विच बात के उंदे जज्बा पैदा कीता है, अवामी रंगू को दिता तो लोग बड़ा अच्छा पसंद भी करे ने चीज़ां सुनदे भी। यानी जब तक आप खुद नहीं महसूस करते तो अवाम तक वो चीज नहीं जी पहुंचा नहीं, वो बिल्कुल असा को पहले पता होंदा कि जेड़ी चीज असा पढ़दे पए ये अवाम को पसंद आंदी है या नहीं आंदी। ते जेड़ी चीज असा नहीं पढ़दे पए या असा साडे अंदर मौजूद है लेकिन उंदे जज्बा कोनी, उंदे विच ओ शिद्दत कोनी तो महसूस थी वेंदे असा को पहले कोल। ठीक है जी, चले फिर आगाज करते हैं जरा शेरो शायरी से, क्या सुनाना चाहेंगे? जी मैं बिल्कुल सुने सा एक नज़्म है, उनका उन्वान है मसलक बंदी। अच्छी, ठीक है। क्योंकि असाडा मुल्क प्यारा वतन है ते असा सारे पाकिस्तानी चाहने हैं कि अल्लाह पाक साडे मुल्क को दहशतगर्दां तो महफूज रखे। आमीन। असा आपस विच एक दूजे नाल प्यार मोहब्बत नाल पेश आऊं, कोई शिया सुन्नी दा फर्क ना होवे। बिल्कुल। क्योंकि मैं बेसिकली DI खान दा ते मैं सैयद फैमिली नाल ताल्लुक है, अहले तशीन नाल, और उथा यानी कि जो हालात वाकयात गुजरे हैं बस वो खुदा ही बेहतर जानदे या असीं बेहतर जान। बिल्कुल। ते असा ये चाहते हैं कि आपस विच प्यार मोहब्बत हो, हिको पूजो, साडा वतन हिक है, साडी मट्टी हिक है, साडी खाना खुराक साडी सकाफत हर शय हिक है। तो बात ये फर्क क्या है? तो उन हवाले नाल एक नज़्म है। जी बिल्कुल जरूर। कि मैं एक नवे शहर विच गया, वत एक बंदे कोलू पुछन वीरण इत्था मस्जिद होसी, ऊ आखा है मस्जिद ता है, ए दस होवे शिया आली या वत होवे सुनिया आली या होवे देवबंदियां आली या कहीं खान रईस दी होवे मस्जिद अहल हदीस दी होवे। मैं आखा है जीवें शाला, मैं कोई जार दी कान नहीं पूछी, तैं तू यार दुकान नहीं पूछी, वाह मैं ता हक दा दर पूछा है, तैं तू रब दा घर पूछा है। क्या बात, शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? बहुत खूब। वैसे सराइकी बोल नहीं सकते लेकिन समझ आती है मुझे, मैं कहूंगी बहुत बहुत खूब लिखा हुआ है और जो मैसेज दिया है जितना भी कहा जाए कम है, बहुत खूब। इसके साथ साथ हम मजीद भी बहुत कुछ आपसे सुनेंगे, बहुत कुछ आपके सफर के हवाले से जानेंगे और शेरो शायरी में किन बेसिक्स का, किन चीजों का ख्याल रखना, यानी शेरो शायरी के जो अपने उसूल होते हैं उनके बारे में भी आपसे जरूर जानेंगे, क्योंकि अगर हम आपसे नहीं सीखेंगे तो फिर किससे सीखेंगे। डॉक्टर साहब की जानिब मूव करते हैं। डॉक्टर अहमद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एस्थेटिक सर्जन भी और प्लास्टिक सर्जन भी, जिन्होंने अभी हमें फर्क बताया कॉस्मेटिक सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी का। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द प्रोसीजर्स ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, तो प्रोसीजर्स की जब हम बात करते हैं, तरीकाकार की बात करते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी में सबसे मुश्किल तरीका कौन सा है? अच्छा, उसमें ये है ना, प्रोसीजर की अगर बात की जाए ना तो सबसे मुश्किल इस वक्त जो हमारे प्लास्टिक सर्जन के लिए फ्री फ्लैप्स होते हैं ना, फ्री फ्लैप। उसमें ये होता है कि आप है ना, सादा लैंग्वेज में कहें तो जिस्म का एक हिस्से का गोश्त लेके दूसरी जगह लेके जाके लगाना, जिसके अंदर हमें माइक्रोस्कोपिकली काम करना पड़ता है एंड इट टेक्स 10 to 12 आवर्स का प्रोसीजर होता है। 10 to 12 आवर्स जी, नो डाउट चैलेंजिंग, वेरी रिस्की एंड वेरी हार्ड। ऑब्वियसली आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते होंगे। तो इसका प्रोसीजर एक्चुअली होता क्या है? उसमें ये होता है, उसका इस तरह होता है कि हमारे पास अगर पेशेंट आता है ट्रॉमा का मोस्टली, कि उसकी डी ग्लविंग इंजरी हो गई या लेग से पूरा गोश्त उतर गया है और हमने उसका लिम्ब बचाना है, तो उसके लिए हम है ना ये फ्री फ्लैप डिजाइन करते हैं। किसी और जगह पे कहीं लेग पे करते हैं, कभी शोल्डर पे, मोस्टली हम लेग से लेते हैं ना, वहां से लेके हम दूसरी लेग पे लेके जाना होता है उसको एज अ फ्री फ्लैप। हम उसकी ब्लड सप्लाई भी वही नई जगह से बनाते हैं, नर्व सप्लाई भी देते हैं, तो इट्स अ वेरी टेक्निकल प्रोसीजर, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड इसके लिए स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती है माइक्रो सर्जरी की। ठीक है, ओनली अ माइक्रो सर्जरी ट्रेनिंग वाला ये प्रोसीजर कर सकते हैं ना, नॉट एवरी प्लास्टिक सर्जन। तो इसमें ट्रेनिंग ली होगी तो वो कर सकते हैं। मुख्तलिफ डोमेन्स हैं हमारे, इस केस को ये डील कर सकते हैं, स्वेयर केस है तो उसके हिसाब से फिर जो सर्जन है वो ट्रेंड पर्सन ही कर सकते हैं, एक्सपर्ट ही कर सकते हैं। कोई ऐसी मिसकंसेप्शंस जो आपने खुद सुनी हो प्लास्टिक सर्जरी से रिलेटेड, बिकॉज पीपल हैव अ लॉट ऑफ मिसकंसेप्शंस रिगार्डिंग इट। हम बस प्लास्टिक सर्जरी को ना हमने लिमिट कर दिया है एंड इट इज लिमिटेड टू योर फेस अकॉर्डिंग टू पीपल, दैट यू जस्ट ट्राई टू चेंज योर फेस फीचर्स और आप जो है इस पर काम कर रहे हैं, अल्लाह की बनाई हुई चीज से खुश नहीं है। तो ये मिसकंसेप्शंस हैं, मिसकंसेप्शन है, क्योंकि हमारे पास लोग अक्सर प्रेजेंट करते हैं कि सोशल फोबिया की वजह से ना। मेरे पास मैं रिसेंट अब कल की बात करता हूँ ना, मेरे पास एक बच्ची आई तो वो कहती है कि उसकी कोलीग्स है ना, उसकी फेशियल फीचर्स के ऊपर कमेंट्स करती है ना कि तुम्हारा नाक खराब है, नाक खराब है ना, तुम ये ठीक कराओ ना। तो दैट्स द मेन रीजन कि लोग एस्थेटिक सर्जन्स के पास जाते हैं और फिर वो जाके उनसे अपना कंसल्ट करते हैं, अपने इशू
फर्स्ट हम लोग उनको काउंसल करते हैं कि भाई ये इस तरह है, हाँ। इसका ये साइड इफेक्ट हो सकते हैं, ये बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं, अपेरेंटली आपकी शक्ल ये चेंजेस आ जाएगी। और ये होता है मोस्टली प्रोसीजर ये होता है कि जब हम उनकी रीशेपिंग करते हैं या एस्थेटिकली उनको इम्प्रूव करते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं करते मोस्टली, वो क्योंकि एक 20-25 साल एक शक्ल देखी होती है, ऑल ऑफ द सडन नोज की शेप चेंज हो गई तो वो उसके लिए एक्सेप्ट नहीं करते। आपको बड़ा सोच समझ के ये डिसीजन लेना चाहिए। बिल्कुल, हम उनकी ये है ना कि साइकोलॉजिकली असेसमेंट करके करते हैं कि बाद में हमारे लिए प्रॉब्लम ना हो। दिस इज वेरी रिस्की। और बिकॉज ऑफ द सोसाइटल प्रेशर इंसान इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाता है, दैट आई डोंट लुक फाइन, आई डोंट लुक गुड, या मैं माशरे के बनाए हुए स्टैंडर्ड्स पर पूरी नहीं उतर रही या पूरा नहीं उतर रहा। तो आपने बहुत अच्छा पॉइंट ऐड किया है कि पहले काउंसलिंग से शुरुआत होती है, पहले आप प्रॉपर जजमेंट करते हैं, असेसमेंट करते हैं कि क्या इधर इनका प्रोसीजर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो उसके हवाले से भी तो कोई एक्सपर्ट ही डील कर सकता है, नॉट एवरी पर्सन, नॉट एवरी डॉक्टर। इसमें दैट्स द मेन पॉइंट, यहाँ पे आपको क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन के पास जाना चाहिए जो डिग्री होल्डर होना चाहिए। सेम विद द केस विद डर्माटोलॉजिस्ट, वो भी आप है ना किसी से प्रोसीजर कराने से पहले मेक श्योर कि वो क्वालिफाइड है, डिग्री होल्डर है एंड रजिस्टर्ड पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल के साथ होना चाहिए। बिल्कुल, मतलब ये बेसिक चीजें जिनका ख्याल करने की जरूरत है। आपने राइनोप्लास्टी की बात की, व्हाट इज राइनोप्लास्टी? राइनोप्लास्टी होती है नोज जॉब कहते हैं इसके, नोज रीशेपिंग कहते हैं ना। उसके अंदर मोस्टली ये होता है कि फीमेल्स का होता है फोबिया कि हमारा स्माइल के साथ नोज फैल जाता है, नेजल बोन की डिफॉर्मिटी होती है ना। फिर उसके अंदर ये प्लास्टिक सर्जन और एस्थेटिक सर्जन यही है ना जाके उसको रीशेपिंग करते हैं। ठीक है, डिफॉर्मिटी इज अ जेन्युइन प्रॉब्लम, जेनिटल होती है ना। अगर आपके नेजल या उधर कोई प्रॉब्लम आ रही है, सांस लेने में कोई दिक्कत हो रही है, तब भी आपको तो आपको ये करना चाहिए। बट बिकॉज ऑफ द सोसाइटल प्रेशर यू शुड नॉट डू दैट, यू शुड नॉट गो फॉर दैट। ठीक है, और मैं आजकल ये देख रही हूँ राइनोप्लास्टी का, मैंने इसलिए पूछा बिकॉज सो मेनी पीपल फ्रॉम माई फ्रेंड सर्कल आर गोइंग फॉर इट कि जी जहाँ उनको एक्सटर्नल डेफॉर्मिटी है तो उसके लिए वो जा रहे हैं आजकल ना, काफी लोग आ रहे हैं आजकल ना इसके लिए। ठीक है, मतलब इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो सोशल फोबिया और ये लोगों की है ना कमेंट्स की वजह से लोग इस तरफ जाते हैं। दिस इज वेरी रॉन्ग एंड वी नीड टू वर्क ऑन इट। बढ़ते हैं दोबारा से मुस्तक आजमी साहब ऑफ भक्कर की जानिब, और सराइकी शायर हैं, शायरी से रिलेटेड बेसिक चीजें जो शायरी के उसूल हैं उन पर हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं आपसे, और कोशिश जारी है। क्या बताना चाहेंगे जो आप समझते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं शेर व शायरी के हवाले से जिनका ख्याल रखने की जरूरत है, एक शेर कहते हुए या शेर पढ़ते हुए या लिखते हुए? जी बिल्कुल, क्योंकि शायरी एक मैसेज होता है और इंदे विच बंदा जितना कोशिश करे अपना अच्छा मैसेज दे, अपने वतन दे बारे, अपने इलाके दे बारे, अपनी महरूमियां दे बारे। यानी अगर कोई तो हुक्मरान अच्छा लगे तो बेशक उनके वास्ते तुम अच्छा भी लिख सकते हो, अगर तो सही नहीं लगा बेशक उनकी गलतियां तुम उजागर शायरी के जरिए कर सकते हो। क्योंकि शायरी मेरी नज़र दे विच तई में कि असा इलाकई सारी महरूमियां जे खासकर सारे सराइकी खिते दे हाँ जी बहु महरूमी है, और यकीनन हर कंहिं को पता है, पूरे मुल्क को पता है कि असा चाहते हैं भाई साकू अल्लाह पाक अपना सूबा दे, साडा सूबा बने, पंजवा सूबा हक है साडा, वो बण वजे तो महरूमी सारी खत्म थी वैसी। ते बात शायर यानी कि गुरबत दे उत्ते लिखते पैन, ज्यादातर गरीबी को लिखते हैं, महरूमियां को लिखते हैं, तो खुशहाली ते लिखण शुरू थी वैसे। ते इन्हां चीज़ां दा बिल्कुल खास ख्याल रखना चाहिए, मैसेज आवाम ते अच्छा पहुंचे, कोई इस किस्म की चीज ना हो जिहदे नाल इंतशार फैले। बिल्कुल, यानी कि मैसेज होए प्यार मुहब्बत दा होए, एक दूजे नाल मिलन जुलन दा, अपने मुल्क दा, दुनिया नाल एक बार को गंढण दा होए, ना कि जुदा जुदा करना। बिल्कुल, यानी ये चीजें हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए। ठीक है, अगर हम स्कूल लेवल की बात करते हैं, किताबों में मौजूद शेर व शायरी की बात करते हैं, तो वो इनिशियल लेवल पर यानी शुरुआत में वो इतनी मुश्किल शेर व शायरी होती है कि 9th-10th के स्टूडेंट मेरा नहीं ख्याल कि वो समझ सकते। डॉक्टर साहब आप एग्री करते हैं इस बात से? बजाय कि उसका मायने समझाने के वी आर आस्क्ड टू राइट पेजेस एंड बुक्स ऑन दैट, कि एक शेर की तशरीह कीजिए और आपने जो इतने नंबर लेने के लिए आपने इतनी तशरीह करनी होगी, बस वो एक रट्टा सिस्टम चल रहा है ना वो। तो शेर व शायरी का ना सारा कॉन्सेप्ट ही वहां से खराब हो गया। बट आज हम देख रहे हैं शेर व शायरी, अगर हम एक शेर पढ़ते हैं तो ऐसा शेर होता है उसकी वो कहते हैं ना आम फहम जबान, तो वो इतना आसान लिखा होता है, इतनी आसान, हाँ, तो आप उससे रिलेट भी कर सकते हैं अपनी जिंदगी से और आप उसको आगे फिर शेयर भी कर रहे होते हैं। तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि आसान अल्फाज होने चाहिए? बिल्कुल अल्फाज हों हर मकसद पढ़े अनपढ़ लोगों की समझ आ वजन,
क्योंकि पहले तो खैर वो शायर है असा तो उन्हें कोई नया दे जो भाई वो शायर कौन मिर्जा गालिब साहब हैं, मीर तकी मीर हाँ साहब जी। हैं, या अल्लामा इकबाल सही होनी या बाकी काफी इतने अच्छे शायर तुम्हारे मुल्तान दे छोड़ जिनकी भी कोई मौजूद है। रिप्लेसमेंट नहीं है। जी जी बिल्कुल। ते ओ लिखदे न उन वेले ई शायद तो रही हुन जानी कि जेड़ी जेड़ी शायद वक्त हुन पहले मोबाइल कोना हुन आ गए इवें मकसद जेड़ी शायद दौर बदलदा है उनदे नाल इंसान को ढलना चाहिए। बिल्कुल। जी जी यानी चेंजेस आते हैं और हाँ, चेंजेस बिल्कुल। को एक्सेप्ट भी करना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। तो अब आप क्या सुनाना चाहेंगे ताकि शेर व शायरी का सिलसिला जो है ये जारी जी रहे? जी मैं एक कथा अर्ज करे सा महरूमी दे उते गुरबत दे जी बिल्कुल। के हिकता तेरी जुत्ती घिनसा, हिकता तेरी जुत्ती घिनसा, काठी आला घोड़ा घिनसा, अल्लाह करे दिहाड़ी लगे बिया पुत्र दा जोड़ा घिनसा। ओ हो ये महरूमी अजकल की बिल्कुल। सारी गुरबत ते दूजी एक नज़म है वो भी से गुरबत दे उत्ते कि मैं सुनिया है अल्लाह ताला हर इंसान को दुनिया दे विच मावा वांगू प्यार करेंदे। मैं सुनिया है अल्लाह ताला हर इंसान को दुनिया दे विच मावा वांगू प्यार करेंदे। जे ए सच्चे तावत यारो मां दे कीते घर दे अंदर सारे बाल बराबर होंदे। वाते कियां फर्क नजर दे, कोई ता रिस्क संभाल नहीं सकता, कोई औलाद को पाल नहीं सकता। ये गिल्ला है शिकवा है। बिल्कुल। बहुत खूब बहुत खूब। एक तो शेर या नज़्म कहने का तरीका वो बहुत खूबसूरत और जो आपने लिखा वो भी बहुत खूबसूरत। अब जरा हम एक हैप्पी साइड को भी देख लेते हैं, खुशहाली तो कुछ क्योंकि बहुत इमोशनल हो गया फिर मैंने तो रोना शुरू कर देना है, तो जरा हम हंस भी लेते हैं थोड़ा सा। बिस्मिल्लाह को वो भी ज़ाहिर है ऐसा शायर हैं सारे गुलता हर बिल्कुल बिल्कुल होता है। हर इमोशन होता है। जी जी एक रोमांटिक डोड़ा है ओह। वो को सुना देने क्या बात है। कि आजकल तो खैर उन डी निकल आए पहले ही में बारिश के मौसम है लेट हो गए लेकिन देर आए दुरुस्त जी आए। जी कि इमें यकदम मौसम बदला है कह लगदा है वाल समारे हिन। इमें यकदम मौसम बदला है कह लगदा है वाल समारे हिन। असां पेरो राणे भज पए हैं जिमें होंदे लोक आवारे हिन। वाह। कोई बहु कुड़वल्ले पांधन पे डिठे मुस्तर ॾींह दे तारे हिन। तेरी जुल्फ दे यार विलाके तई असां ढेर विलाके मारे। ओ हो डॉक्टर साहब जबरदस्त एंजॉय कर रहे हैं आप? एंजॉय कर रहा हूँ। चलिए ये बड़ी अच्छी बात है। शेर व शायरी का जो सिलसिला है ये जारी रहेगा क्योंकि मैं एंजॉय करना शुरू कर रही हूँ। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो आप आए हैं बहुत अच्छा लग रहा है, ऊपर से आप जो अपनी शेर व शायरी कह रहे हैं जो सुना रहे हैं वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। एक आपने जो लिखा हुआ वो बहुत खूबसूरत और जो आपका बयान करने का तरीका है वो भी बहुत खूबसूरत। कमिंग बैक टू द पॉइंट, हम बात कर रहे हैं प्लास्टिक सर्जरी की और इससे रिलेटेड जो भी प्रोसीजर्स अपनाए जाते हैं उसमें से हार्डेस्ट प्रोसीजर कौन सा लगता है और जो जाहिरी तौर पे लगता है जो एक्चुअली होता भी है उस पर हम बात कर रहे थे। लेकिन अगर अब हम बात करते हैं प्रोसीजर्स की ही तो कौन से कॉमन प्रोसीजर्स हैं प्लास्टिक सर्जरी के? देखिए प्लास्टिक सर्जरी और एस्थेटिक सर्जरी अलग है। प्लास्टिक सर्जरी में मोस्टली हमारे पास बर्न्स आ जाते हैं, ट्रॉमा के पेशेंट आ जाते हैं ना, उनकी रिकंस्ट्रक्शन हम करते हैं। अगर दूसरी साइड पे चले जाएं एस्थेटिक सर्जरी में वो तो एक वास्ट डोमेन है, वो हेड टू टो तक करते हैं हम लोग। हेयर ट्रांसप्लांट हमारी डोमेन में आता है, ब्लेफोप्लास्टी, राइनोप्लास्टी, फेस लिफ्ट, लाइपोसक्शन, ये सारे हमारे डोमेन में आते हैं ना। ठीक है, तो अभी आप बात कर रहे थे हेयर की, हेयर ट्रांसप्लांट एंड ऑल, तो उसकी वैसे वजूहात क्या आप समझते हैं कि हैं? उसमें मेल्स में और फीमेल्स में डिफरेंट होता है। स्ट्रेस भी एक फैक्टर है, उससे भी होता है, बाकी हार्मोनल लेवल की चेंजेस की वजह से होता है। राइट नाउ के प्रोडक्ट्स ऐसे आ गए हैं हार्मफुल के हमें पता भी नहीं लगता, मोस्टली फीमेल्स और मेल्स यूज कर लेते हैं, उसकी वजह से भी हो जाते हैं। अच्छा, व्हाट इज पीआरपी? वैसे मैं देख रही थी, आई वाज गोइंग थ्रू सोशल मीडिया, तो मैं आई कीप स्क्रॉलिंग, तो मैंने बहुत देखा पीआरपी के सेशंस हो रहे हैं। जी बिल्कुल। व्हाट इज दिस? पीआरपी इज प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। वो हमारे ब्लड के अंदर एक स्टेम सेल्स मौजूद होते हैं। ओके। उसको हम है ना आपका ब्लड ड्रा करके एक स्पेशल मशीन से गुजारते हैं, फिर उसके बाद हम जिस एरिया की करनी हो तो वहां पे वो यूज करते हैं, इंजेक्ट कर देते होते हैं ना। ठीक है। और उसके बाद ये होता है कि स्टेम सेल्स क्या कहते हैं, इज जस्ट लाइक अ हीलिंग प्रोसेस, आपका स्पीड अप कर देते हैं ना। हेयर के अगर हम पीआरपी करते हैं तो आपका हेयर फॉल रुक जाता है। ठीक है। एंड इट हेल्प्स इन 3 प्रोसेस। अगर आपका बाल वहां खड़ा है तो वो मोटा होना जो हेल्दी हो जाएगा।
अगर वीक है तो वो स्ट्रोंग हो जाएगा, और अगर हेयर फॉलिकल मौजूद है तो वहां से बाल निकलना भी शुरू हो जाएगा। दैट इज द बेनिफिट्स ऑफ पीआरपी, राइट। इसी तरह पीआरपी हम फेस की भी करते हैं ना, इस रिजुनोवेशन प्रोसेस, ठीक है। इसको हम एंटी एजिंग के लिए भी यूज करते हैं। फीमेल्स पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन के साथ प्रेजेंट करती हैं, फाइन लाइंस के साथ प्रेजेंट करते हैं, उसके अंदर भी बड़ी बेनिफिट्स रहते हैं। चेहरे की शाइन भी आ जाती है, लाइंस, फाइन लाइंस खत्म हो जाती हैं, पिगमेंटेशन खत्म हो जाती है, उसके डिफरेंट सेशंस की वजह से ना। हाँ, तो मतलब सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं, एक सेशन में तो नहीं हो सकता। सिंगल सेशन कैन नॉट हेल्प यू। अगर कोई आपको कहता है कि हाँ जी 1 और 2 सेशन में बिल्कुल खत्म हो जाएगा, इट्स अ लाई, इट्स अ लाई। इट टेक्स 4 to 6 सेशन, आप अपने माइंड में रखें। ठीक है। इज इट एक्सपेंसिव, और अगर है तो कितना एक्सपेंसिव है? इसके एवरी सर्जन एंड एवरी डर्मेटोलॉजिस्ट हैव डिफरेंट रेंज ऑफ पेमेंट ना। मैं नॉर्मली है ना 10 तक चार्ज करता हूँ। मेरे कुलीग्स जो लाहौर, इस्लामाबाद में कर रहे हैं वो 15, 20, 25 एंड 30 तक चार्ज कर रहे हैं। फॉर वन सेशन? फॉर वन सेशन। ठीक है, ठीक है। ये जानना भी बहुत जरूरी होता है ना, ताकि आवाम को पता चल सके कि जो वो सोच रहे हैं वैसा नहीं है, ये है जो यहाँ पर है। ठीक है, इस हवाले से मजीद भी हम बात करेंगे। अभी तो हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है, रिकवरी पीरियड और रिकवरी के दौरान किन चीजों का ख्याल रखा जाए, और कॉस्मेटिक सर्जरी को जरा फोकस करते, बिकॉज आपका इंटरेस्ट भी जरा उस साइड पर है। लेकिन इस पर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं रोही एट 10। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और अभी हम बात शुरू करेंगे, दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। लेकिन पहले जरा मौसम की सूरत हाल जान लेते हैं। तो देखते हैं कि आज हमारे साथ कौन मौजूद है जो कि हमें मौसम के हवाले से अपडेट कर रही हैं। जी, हमारी रिपोर्टर सुहीरा तारिक हमारे साथ मौजूद है। जी सुहीरा, बताइएगा मौसम की क्या सूरत हाल है? जी, अगर हम आज मुल्तान शहर के मौसम की बात करते हैं तो अगरचे धूप निकली हुई है, लेकिन सर्दी की शिद्दत जो है वो फिर भी बरकरार है। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि आज मुल्तान शहर का मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। दर्जा हरारत की बात की जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि कम से कम 60 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। सुबह के वक्त में जो है वो हल्की हल्की धुंध नुमाया थी, लेकिन इस वक्त धुंध के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। आसमान बिल्कुल साफ है और धूप निकली हुई है। माहिरीन मौसमियात का ये भी कहना है कि इस हफ्ते में मज़ीद बारिशों के इम्कान है। जिस तरह से गुज़िश्ता हफ्ते में बारिशें हुई हैं और सर्दी अचानक से बढ़ गई थी, इसी तरह से आने वाले दिनों में मज़ीद बारिशों के भी इम्कानात हैं, जिसके बाद सर्दी जो है उसमें उसकी शिद्दत में मज़ीद इजाफा होगा। जबकि हवा में नमी का जो तनासुब है वो 90% तक रिकॉर्ड किया गया है। जी जी, थैंक यू सुहीरा तारिक, आप हमें मौसम के बारे में अपडेट कर रही थी। हैव अ नाइस डे। और फिर से चलते हैं अपनी डिस्कशन की जानिब, जो कि हम बात कर रहे थे डॉक्टर अहमद अली से। पीआरओ निश्चर अस्पताल और प्लास्टिक सर्जन है और इनका अपना ज़्यादा इंटरेस्ट है वो कॉस्मेटिक सर्जरी में ज़्यादा है। ठीक है, वेरी गुड। इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि हमने जाननी है रिकवरी के हवाले से। लेकिन बढ़ते हैं मुज़्ज़र काज़मी साहब ऑफ भक्कर की जानिब, जो कि सराइकी शायर हैं। भक्कर की सूरत हाल पे ज़रा थोड़ी सी बात कर लेते हैं शेर व शायरी के हवाले से। तो आप बताइए क्या चल रहा है? भक्कर में अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना काफ़ी जो है जरखेज बट्टी है शायरी के हवाले से। यानी कि बक्खर दे विच जितने भी शायर आए हैं उन्हें दुनिया के उत्ते अपना नाम पैदा किया। मैं उन्होंने तुहानू ना दसे सा। सब तो पहले साडे अपने उस्ताद नज़ीर ढाला खैलवी साहब, उन्होंने तो बाद जनाब सफदर करबलाई साहब, प्रोफेसर कल्बे अब्बास साहब, अलमी खान साहब, काजिम हुसैन काजिम दरिया खान देन जी, मोमिन मौलाई हिन, मेरा ख्याल वो तुहाडे कोल भी था प्रोग्राम कर गए, अफकार अलवी साहब जी, ते काफ़ी बाकी भी बहुत सारे शायर। हूँ मैं अगर इतने ना चाहवा तो बहुत लंबी लिस्ट है। ते ओ माशाअल्लाह बड़ा अच्छा अदब तखलीक करें पन बखर के हवाले। बिल्कुल, ये हमारा एसेट है, ये हमारे लोग हैं जिनको अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है, जिनके इस महारत को, स्किल को अप्रिशिएट करने की बहुत ज़रूरत है। इसको सराहा, जितना भी सराहा जाए मैं समझती हूँ कि कम है। भक्कर के हवाले से वैसे अगर आप कुछ बताना चाहें, कैसा शहर है? मैं तो कभी गई नहीं, लेकिन मैं जानना ज़रूर चाहूँगी और बहुत सारे लोग नहीं गए होंगे। डॉक्टर साहब आप गए? नहीं, मैं तो हमें ज़रा बताइए भक्कर के बारे में। भक्कर साढ़े छोटा जरा जिला है पाकिस्तान का, माशाअल्लाह अच्छा शहर है, मोहब्बत वंडण वाले लोग सारे। और उतू दे
दो चार मशहूर चीज़ आहिनि जिवें कि दिलकुशा बाग है बकर दा बहुत मशहूर है कैं बादशाह दे दौर दा आई तो हुण ताईं भी है मौजूद है। क्या बात है। ते दूजा उता एक ज़ियारती सकाफती एक वो है इमारत है कसरे ज़ैनब, काफी दूर तो लोग आते हैं उता ज़ियारात वास्ते। ते वो माशाअल्लाह बकर दे जितने भी लोग इन चूंकि गरीब इन पिसमानदा लोग इन उता कोई फैक्ट्री है इस किस्म की कोई शायद कोनी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मोहब्बत वंडण वाले लोग इन, क्या बहुत प्यार करेंदे मेहमान निवाज लोग इन, बड़े अच्छे लोग इन, शायर और अदीब लोग इन और इन चीज़ों को समझेंदे इन। चलें फिर हम चक्कर लगाएंगे जी इंशाल्लाह जरूर। आप हमारे मेजबान होंगे? जरूर होंगे। चलें, बड़ी अच्छी बात है क्योंकि आपने बोला कि मेहमान नवाजी वाला जो फैक्टर है ये पाया जाता है। अच्छा, अगर हम आपके इस पूरे शेरो शायरी के सफर की बात करें, आप अपने असातिज़ा का जिक्र कर रहे थे जिनसे आपने कुछ सीखा और भक्कर से ही, लेकिन अगर हम वैसे सराइकी शायरी की बात करें तो सराइकी शायरी में कौन से शौरा हैं जो जिनको आपने बहुत सुना हो या पढ़ा हो? जी डी.आई. खान डेरा इस्माइल खान दे शायर मरहूम सईद अख्तर सियाल साहब अल्लाह उनको जन्नत दे वफात पा गए, ये हुण फौतन गुडू 4 महीने पहले। अच्छा, मखमूर कलंदरी साहब इन बड़े अच्छे सराइकी दे शायर, तुहाडे इस मुल्तान दे रिफत अब्बास साहब, अशू लाल साहब ते शाकिर शूजाबादी साहब इन सराइकी दे बड़े अच्छे ना हैं। ते वत वो मैं तो आखसा भी अगर वत ना गिनूं तो ये काफी लंबी लिस्ट है, इतना वक्त ही कोनी। ते माशाअल्लाह बहु ये मेरे पसंदीदा शायर बिन अजीज अकबर शायद साहब बिन, बशीर गमखार साहब बिन, इकबाल सोकड़ी इन, मुस्तफा खादिम इन, हुण तां माशाअल्लाह तौसा दी जेरी नगरी है उंदे विच तहजीब हाफी साहब इन, क्या बात है, पूरे इंटरनेशनल लेवल ते मशहूर और मारूफ शायर इन। बिल्कुल। ते जितना भी मकसद है अल्हम्दुलिल्लाह साडी सराइकी पट्टी है इंदे विच खास कर शेरो अदब वास्ते ये तां इना को आखा वेंदा कि ये साडी सराइकी पट्टी एक अदब दा लखनऊ है। बिल्कुल, अगर ऐसे कहें तो गलत नहीं है। बिल्कुल। और अगर हम सराइकी शायरी की बात करते हैं, सराइकी शोरा की बात करते हैं, तो लिस्ट जब हम लिखने बैठे तो वो हम किताबें लिख लेंगे क्योंकि इतने सारे नाम हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो कोई एक शेर, कोई गजल, कोई नज़म जो आपको बहुत पसंद हो अपने किसी पसंदीदा शायर की? जी मकसद उन्हां दे काफी क्योंकि शेर होंदे काफी उन्हां दी नज़मा होंदे। असाडा सब तो पहले ये मसला भी सारे नाल रहा है कि असा को अपने शेर ही याद नहीं रहा तो मैं देखी मेरा से अपने मैं हुण कागज दे उत्ते मैं लिखी वदा हुण वक्फा जिले आए तो मैं उन्हां को डिठा पहले भाई याद करें, यानी अपनी राइटिंग्स भी इंसान भूल जाता है। जी जी बस ओ ही भूलो है। तो बहरहाल माशाअल्लाह अच्छा शेर अदब तखलीक थींदा पे करेंदे पैन ते बहुत सोहणे सोहणे शेर लिखदे पैन। हुण जिवें अफकार अलवी साहब होनी दी मुर्शिद नज़म है, इवें मोमिन मौलवी साहब दी ओ यारियां सोच के लाइयां करो, ये मिसाल करबलई साहब होनी दे बड़े अच्छे डोड़े नज़म तक याद करी जे उन वेले वो बड़ी मशहूर है। इस किस्म देन काफी शायरी। वैसे गुलकारी में भी कोई आपका कोई दिलचस्पी है, कोई इंटरेस्ट? जी सुनण दी हद तक है, बिल्कुल सुनण दी हद तक, गावण दी हद तक क्या? नहीं गावण दी। अच्छा, गावण वाली कोई बात नहीं, उनके वास्ते सुर लाजमी है। ते मैं तो अपने आप वैसे गुनगुना तो देता है ना बंदा, हम भी ऐसे चलते फिरते गुनगुनाते रहते हैं, मूड अच्छा हो जाता है। कोई मूड अच्छा करे या ना करे, अपना इंसान जो है वो खुद मूड अच्छा कर दे। या आप जो है वो लिखते होंगे? ना नहीं लिखते तो हैं ये मतलब जब मूड खराब होता है आपका या आप उदास होते हैं या किसी किस्म की उस कैफियत में गए होते हैं तो आपके लिए आपका लिखना मददगार साबित होता है? बिल्कुल बिल्कुल, यानी ये भी एक अच्छा कैटारसिस है। हम कहते हैं ना कि कोपिंग मैकेनिज्म, हम स्ट्रेस से निकलना चाह रहे हैं तो कोई ऐसी चीजें अपनाएं, कोई हेल्दी रूटीन, कोई अच्छे पैटर्न्स, तो आई थिंक राइटिंग इज वन ऑफ दोज। डू यू एग्री? वैसे अगर आप स्ट्रेस का शिकार होते रहना करे हो, लेकिन दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, अप्स एंड डाउन्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन जब आप अपसेट होते हैं या एक अजीब सी ग्लूमी सी वाइब, डार्क क्लाउड आपके इर्द गिर्द आ जाता है, तब आप क्या करते हैं? आई मोस्टली गो फॉर अ ड्राइव नाउ। नाइस। और जिसके पास गाड़ी नहीं है वो क्या करे? बाइक पे निकल जाए वो। बाइक पे निकल जाए, किसी पार्क में चले जाए, रिक्रिएशन, साइलेंस, मतलब जिसको घर से जाने की इजाजत नहीं है वो क्या करे? वो सो जाए। जिसको नींद ना आती हो वो क्या करे? ये देखे ना, या टीवी देख ले या फिर सो जाए। बस ये कर टीवी ना हो। डॉक्टर साहब आप द डिबेट इज, हाँ वो तो फिर ये है कि क्या करे वो, बस फिर वो एक्सेप्ट करे। वो तो बस कहेंगे बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करो, सब्र करो। ठीक है जी, अब कमिंग बैक टू द टॉपिक, हम बात कर रहे थे प्लास्टिक सर्जरी की, कॉस्मेटिक सर्जरी की, इसके डिफरेंस की, लेकिन अगर हम रिकवरी की बात करते हैं, प्रोसीजर की बात अभी की हमने कि कौन सा सबसे हार्डेस्ट प्रोसीजर होता है, लेकिन कमिंग टू द रिकवरी प्रोसेस, कितना टाइम लगता है हीलिंग में?
हर प्रोसीजर का डिफरेंट रिकवरी टाइम होता है ना। मतलब फॉर एग्जांपल आप अगर राइनोप्लास्टी की हमने पहले बात की तो उसके अंदर 14 से 21 डेज इज अ रिकवरी टाइम। ठीक है, इसी तरह आ जाए फेस लिफ्ट पे, उसमें भी 10 to 14 डेज लग जाते हैं। इसी तरह लाइपोसक्शन है, बॉडी कंटोरिंग सर्जरी, उसमें यह है कि जस्ट है ना 24 से 48 आवर्स के बाद आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज में आ सकते हैं। यानी यू आर गुड टू गो देन। गुड टू गो देन। ओके, ठीक है, यानी हर प्रोसीजर का अलग रिकवरी टाइम है। अच्छा, अभी हम आपने बात की ना राइनोप्लास्टी की, तो अभी हम लिप्स की बात करते हैं। खवातीन जरा ये लिप फिलर्स वगैरह का भी लिप ऑगमेंटेशन इसको बोलते हैं, बिल्कुल व्हाटसोएवर इट इज, आई डू नॉट नो, लेकिन इसका क्या प्रोसीजर होता है और ये क्यों किया जाता है? इसमें ये होता है कि हमारे पास काफी फीमेल्स प्रेजेंट करती हैं। कुछ होती हैं कि लिप्स हमारे बिल्कुल फाइन से हैं, छोटे लिप्स हैं, तो इनकी ऑगमेंटेशन करें, थोड़े भी बल्कि कर दें। ठीक है, इसमें हम 2 किस्म के फिलर यूज करते हैं। वन इज सिंथेटिक, अदर इज फैट फिलर। ओके, ठीक है, तो जो सिंथेटिक होता है उसकी एक लाइफ स्पैन होता है ना, मतलब 6 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ, तो वो एक उसका डाउन टाइम भी नहीं होता, आपने लगाया एंड राइट नाउ के आपका हो गया प्रोसीजर। दूसरा है फैट फिलर, जिसमें आपकी अपनी फैट का हम फिलर बनाते हैं। ओके, ठीक है, वो फिलर इंजेक्ट करते हैं, वो लाइफ लॉन्ग चलता है, उसके रिजल्ट्स भी उस सिंथेटिक से बेहतर होते हैं, लेकिन इसके अंदर डाउन टाइम होता है 1 to 2 वीक्स, क्योंकि स्वेलिंग वगैरह हो जाती है और फिर उसके बाद ये सारा सेटल हो जाता है। ठीक है, रिकवरी की भी बात हो गई, लेकिन रिकवरी के दौरान किन चीजों का ख्याल रखा जाए? हाँ, हर प्रोसीजर के डिफरेंट है। मतलब अब रिकवरी में अगर फेस के फिलर्स किए हुए हैं, फैट फिलर्स फेस के किए हुए हैं, तो हम लोग अवॉइड करते हैं, पेशेंट को कहते हैं कि आप सन एक्सपोजर कम करें, मॉइस्चराइजर यूज करें, हाइड्रेशन अच्छी रखें, ये उनके लिए होता है ना। ठीक है, यानी अब कुछ बेसिक चीजें हैं जिनका ख्याल रखना जरूरी है, एंड वन ऑफ देम इज सन एक्सपोजर। जी बिल्कुल, ठीक हो गया। अगर जहां पर हमने रिकवरी की बात कर ली है, किन चीजों का ख्याल रखना है, कॉम्प्लिकेशंस आपने क्या देखी रिस्क प्लास्टिक सर्जरी में? हाँ, एस्थेटिक सर्जरी के कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होती हैं। हाँ, प्लास्टिक सर्जरी में है ना आपकी प्रोसीजर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं कि आपने जो फ्लैप किया तो उसकी नेक्रोसिस के चांसेस होते हैं ना, यानी यू हैव टू बी केयरफुल विद डूइंग दैट। और एस्थेटिक सर्जरी में मोस्टली कॉम्प्लिकेशन होती है कि फीमेल्स को ब्रूजेस वगैरह फेस पे पड़ते हैं, जो उनके लिए ये होता है कि डिफिकल्ट टू फेस द पब्लिक। एग्जैक्टली, तो दैट्स व्हाई हम उनको कहते हैं कि आप 14 से 21 डेज अपनी तमाम सोशल एक्टिविटीज, आप बाहर निकलना ये कम कर दें, ताकि वो कॉम्प्लिकेशन सेटल हो जाएं। ब्रूजेस मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होती है ना। ठीक है, ये कुछ सिवियरिटी नहीं है, कुछ बहुत सिवियर नहीं हो सकता। सिवियरिटी ये जो हम फिलर्स करते हैं ना सिंथेटिक, उनकी कॉम्प्लिकेशन होती हैं। सम टाइम वो पेशेंट प्रेजेंट कर जाते हैं बुलास के साथ, कैलस के साथ, उनकी स्वेलिंग सेटल नहीं हो रही होती, फिर वो हम उनको ऑपरेट करके, डर्मेटोलॉजिस्ट ऑपरेट नहीं कर सकते, प्लास्टिक सर्जन ऑपरेट करके उसको निकाल देते हैं और कॉम्प्लिकेशंस आपकी है ना 0 पे लेके आ जाते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट कैन ओनली टेल यू द प्रॉब्लम। हाँ, ठीक है, डर्मेटोलॉजिस्ट जो वो आपको सिर्फ प्रॉब्लम बता सकता है, क्योंकि वो इंटरवेंशन नहीं कर सकता ना। वो इंटरवेंशन के लिए आपको कॉस्मेटिक सर्जन के पास जाना पड़ेगा। इफ एनीथिंग हैपेंस ड्यू टू एनी काइंड ऑफ फिलर, ठीक है, तो फिर आपको सर्जन के पास ही जाना पड़ेगा। ठीक है, बट डिसीजन लेने से पहले यू हैव टू थिंक, रीथिंक, अच्छे से सोचें, बिकॉज कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। नो डाउट रिजल्ट मिल जाएगा, बट हो सकता है कि आप उस रिजल्ट को एक्सेप्ट ना करें, सो यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट। इस पर हम बात करेंगे और दोबारा से बात करेंगे कि प्लास्टिक सर्जरी, अब मैं इस पॉइंट को फोकस करना चाह रही हूँ कि प्लास्टिक सर्जरी कितनी इफेक्टिव है, कितने टाइम के लिए, लेकिन इस पर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं रोही एट 10। एक दफा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं अपने शो में। शो के इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अहमद अली, जो कि PRO है निश्तर अस्पताल के, और साथ ही साथ प्लास्टिक सर्जन है, और मेंशन कर रहे थे ये प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए रिकवरी प्रोसेस में, और जब प्रोसीजर हो जाए तो हमारे ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमने किन चीजों का ख्याल रखना है और रखना चाहिए, इस पर हम बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं मुज़्तर काज़मी ऑफ भक्कर, जो कि सराइकी शायर हैं, और भक्कर के हवाले से जो भी मेजर चीजें हैं, इंटरेस्टिंग चीजें जो कि मालूम होनी चाहिए, वो मेंशन कर रहे हैं। और साथ ही साथ शेरो शायरी
सराइकी शायरी की जो हम बात करते हैं उसमें जो मारूफ मशहूर शोरा हैं उनका जिक्र चल रहा था। शेरो शायरी की जानिब वापस आएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आप मेंशन करना चाहूंगी कि आपने हैंड रीइम्प्लांट की बात की थी, तो वो एक स्टोरी आप जरा हमारे सामने रखें ना कि वो कैसा एक्सपीरियंस था, बिकॉज यू वर द फर्स्ट वन इन साउथ पंजाब जिन्होंने ये किया। जी बिल्कुल। 2017 के अंदर ना आई वाज डूइंग माय ड्यूटी, तो हमारे है ना रूरल एरिया के अंदर टोका मशीन इंजरीज बहुत ज्यादा होती है ना, ये जिससे ये घास वगैरह काटते हैं ना, तो प्रोटेक्शन वहाँ पे बिल्कुल नहीं होती। एवरी सेकंड डे हमारे पास प्रेजेंट करते हैं छोटे बच्चे, क्योंकि मदर उनकी घास काट रही होती है, बच्चा भी साथ खड़ा होता है, तो वो हाथ मोस्टली उनके एम्पुटेट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये है कि हमें तो चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल कि उसको थोड़ी सी प्रोटेक्शन वाली मशीन बनानी चाहिए। दूसरा ये कि जब हमारे पास प्रेजेंट करते हैं तो हम एज अ प्लास्टिक सर्जन हमारी फर्स्ट ड्यूटी यही होती है कि हम उनको हेल्प आउट करें कि लाइफ टाइम के लिए है ना वो एक डिसेबल्ड हो जाते हैं, तो हम लोग एज अ प्लास्टिक सर्जन उनको रीइम्प्लांट करते हैं। तो यहाँ पे साउथ पंजाब में रीइम्प्लांट ही स्टार्ट मैंने किया था। आपने किया था? जी बिल्कुल। अगर किसी ने आपको, वैसे तो बहुत अप्रिसिएशन मिली होगी, लेकिन अभी भी अगर आपको लगता है ना कि कम है, तो मैं आपको अप्रिशिएट करने जा रही हूँ। फैंटास्टिक जॉब, ग्रेट। और इस पे हम आपको जितना अप्रिशिएट करें ये कम है, बिकॉज आपने ये शुरुआत की, आपने ये करके दिखाया। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रोसीजर, आपने वो कैसे किया, आपने डील कैसे किया? उसमें यह है कि क्या कहते हैं उसको, एक जो एम्पुटेटिव पार्ट है ना उसको कैरी करने का एक स्पेसिफिक तरीका है ना, जो एक पहले भी मैंने है ना एक वीडियो में शेयर किया था कि आपने एम्पुटेटिव पार्ट को एक पॉलीथीन बैग में बंद करना है, उस पॉलीथीन बैग को एक और पॉलीथीन बैग में ट्रांसफर करना है जिसके अंदर आइस हो, देन कैरी टू द हॉस्पिटल। एज अर्ली एज रीच द हॉस्पिटल, आप जितने जल्दी पहुंचेंगे उसका टाइम होता है 4 to 6 आवर्स में आप आ जाएंगे तो वी कैन हेल्प यू। अगर आप उससे लेट हो जाते हैं ना, इट इज डिफिकल्ट टू डू द प्रोसीजर, क्योंकि उसके अंदर ब्लड वेसल्स है, एक उसका दैट टाइम होता है ना, तो वो हो जाता है ना। तो इसलिए टाइमली जब भी कभी एम्पुटेशन हो तो आप 4 to 6 आवर्स में रश टू द इमरजेंसी। निश्तर अस्पताल में ये तमाम फैसिलिटी अवेलेबल है। एम्पुटेशन जितने भी आ रहे हैं उनको रीइम्प्लांट हम लोग कर रहे हैं। वाओ। और जब ये आपने करके दिखाया, जब आप कामयाब हो गए, हाउ वाज द फीलिंग? तो दैट वाज ऑसम फीलिंग। मुझे एक ये हुआ कि उस बच्चे की ये मिजरी खत्म हो जाएगी थ्रू आउट लाइफ के लिए ना, तो वो मेरे लिए सबसे ज्यादा खुशी की बात। मतलब सही कहते हैं जो कहते हैं ना कि आपका काम इबादत होता है। बिल्कुल ठीक कहते हैं, बिकॉज यू आर वर्किंग फॉर पीपल, यू आर वर्किंग फॉर द पब्लिक, यू आर सर्विंग देम, और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नो डाउट दिस इज रिस्की, वेरी सेंसिटिव, बट यू आर गिविंग योर बेस्ट, ये बहुत अच्छी बात है। दोबारा से बढ़ते हैं मुस्तफा काजमी साहब की जानिब, जो कि जिनका ताल्लुक भक्कर से है, और भक्कर के हवाले से भी बात हुई, लेकिन शेरो शायरी के हवाले से भी बात कर रहे हैं, बेसिक्स के हवाले से बात हुई। अब शेरो शायरी की जानिब दोबारा बढ़ते हैं, क्या सुनाना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? जी मैं सैकी दे लेजे दे हवाले नाल जी बिल्कुल जरूर। कि तेरा लेझा इतना कौड़ा है, तेरा लेझा इतना कौड़ा है, इते गौर फिकर तू थोला कर। ओहो। इवें कह दे नाल ना कावड़ा कर, इवें कह दे नाल ना रोला कर। तेकू मशवरा मैं हिक देंदा हां, इते अमल तू कमला भोला कर। वाह वाह वाह। जे चाने तेरा लेझा भी खंड खीर ते माखी थी वंजे, वत अपना लेझा घोला कर, सारे नाल सरायकी बोला कर। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। ये सबसे बेस्ट था। और आपने बोला ना कावड़, ये कावड़ क्या होता है? गुस्सा, यानी तेकू कावड़ लगी खड़ी है, ऐसा ही कहते हैं। फिर ये कहते हैं कि जो तुम्हें गुस्सा लगा हुआ है, तुम चिड़चिड़ी हुई भी हो। जी जी ठीक है। अंदर से जब मेरा मूड खराब हो कहूंगी मेरे नाल गाल ना करो, मेरे को कावड़ लगी खड़ी है। ठीक हो गया। और कुछ भाई? अभी तो शुरू, ऐसा लग रहा है अभी शुरुआत हुई है। और भी गजल दे मैं कुछ शेर सुने जी जरूर। कि हर शय खिन्नू खेर थी गई है, ये सरायकी दे सारे पुराने लफ्ज जेरे हुण मरदे वेंदन, शायर अपनी जबान दा तर्जमान लेकिन हमने इनको जिंदा रखना। बिल्कुल। हर शय खिन्नू खेर थी गई है, जिंदगी चूहे केर थी गई है। हर शय खिन्नू खेर थी गई है, जिंदगी चूहे केर थी गई है। ले ले बाग ते मंजिल पई है, ओ तई वैने देर थी गई है। सिर तू पटका छिक घिंदी है, दुश्मन घर दी बेर थी गई है। इस्तियारे तलमियां होंदियां। सिर तू पटका छिक घिंदी है, दुश्मन घर दी बेर थी गई है।
सच्चे इश्क दे अगू मुस्तर कुदरत भी तां ज़ेर थी गई है। ओहो हो 90 साल दी बुढ़ड़ी इश्क 16 साल दी छेर थी गई है। ओहो क्या बात। जबरदस्त। डॉक्टर साहब आप एंजॉय कर रहे हैं वैसे। बिल्कुल, मैं ये ऑब्जर्व कर रही हूँ कि आपकी फुल इन्वॉल्वमेंट है भाई। मैं खूब एंजॉय कर रहा हूँ। शेरो शायरी का शौक है आपको? ऐसा या शेयरिंग की हद तक है? बस शेयरिंग की हद तक है, लेकिन सुनने में बड़ा मजा आ रहा है ना, आज सुनने ना। में मजा आ रहा है ना, जी, बिल्कुल। बहुत अच्छा लग रहा है। अभी भी हमारी बस नहीं हुई कुछ और भी एक नज्म मैं आपको हाँ जी, सुनाऊंगा, प्लीज। आजाद नज्म है कि हिक दरवेश दी झुग्गी दे विच पानी दे मट डट्टे पए हिन। हिक दरवेश दी झुग्गी दे विच पानी दे मट डट्टे पए हिन, उत्ते पखी डट्ठे पए हिन। हिक मासूम परिंदा मुस्तर मट दा ठड्डा पानी पी के देख हवा विच उड़दा वेंदा बाल खिल खिल बुड़दा वेंदे। वाह 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 वाह, जी जी क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हम वापस आते हैं प्लास्टिक सर्जरी की जो हम बात कर रहे हैं। अभी हम इसकी इफेक्टिवनेस पे बात कर लेते हैं, बिकॉज दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या ये इफेक्टिव है भी या नहीं, इसके अगर इफेक्ट्स हैं तो ये लॉन्ग टर्म है या नहीं। अगर हमने करवा ली है तो अब हमारे साथ कोई मसला तो नहीं हो जाएगा? ये मिसकंसेप्शन भी है ना, या ये एक सोच भी है? हाँ, एस्थेटिक सर्जरी के है ना, मोस्टली फीमेल्स आती हैं कि हम ये प्रोसीजर कराएंगे तो कितना अरसा चलेंगे हमारे, ठीक है ना। और साथ ही है ना, जो भी एस्थेटिक सर्जरी के प्रोसीजर होते हैं इसे लाइफ लॉन्ग चलते हैं एस्थेटिक सर्जरी के। क्योंकि अगर हम लोग फिलर्स को ही ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, दो किस्म के फिलर्स मैंने पहले भी बताए। सिंथेटिक फिलर में उनकी लाइफ है 12 मंथ्स है, 18 मंथ्स है। इसी तरह से कंपैरिजन करते हैं फैट फिलर्स के साथ, तो ये लाइफ लॉन्ग हम उनको कहते हैं कि आपका 5 साल 7 साल 10 साल तक चल जाते हैं। ठीक है। एंड व्हाट अबाउट प्लास्टिक सर्जरी? प्लास्टिक सर्जरी इज अ रिकंस्ट्रक्टिव प्रोसीजर। वो तो है ना, कोई भी डिफॉर्मिटी हुई है, फॉर एग्जाम्पल अगर एसिड बर्न को हम ले लें, हमारे रूरल एरिया से फीमेल्स प्रेजेंट करती हैं कि हस्बैंड ने तेजाब फेंक दिया और पूरी फेशियल डिसफिगरमेंट हो गई है, तो हम उसमें यह है कि रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। रिकंस्ट्रक्शन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, चलता रहता है ना उनको, कि नाक बिल्कुल खत्म हो गया, लिप्स खत्म हो गए, फेस बर्न हो गया, फिर हम उसको सीरीज ऑफ प्रोसीजर करके ना रिकंस्ट्रक्शन करके वापस ले आते हैं। इनका चलते ही रहते हैं थ्रू आउट लाइफ ना। तो यानी ये जो केसेस आपके सामने आते हैं, व्हाट इज द इनिशियल स्टेप दैट यू टेक? बिकॉज हमारा फर्स्ट स्टेप ये होता है कि सेव द पेशेंट, ठीक है, क्योंकि फिर उसके बाद ये होता है कि उनका बर्न इतना स्वेयर होता है कि हम उनको एक डिसफिगरमेंट से बचाने के लिए ना अर्ली इंटरवेंशन करते हैं, डिब्राइडमेंट्स करते हैं, फिर उनकी ग्राफ्टिंग करते हैं ताकि उनका हॉस्पिटल स्टे कम हो जाए। फिर उसके बाद हम रिकंस्ट्रक्शन फर्दर कर जाते हैं, पार्ट्स बाय पार्ट्स करते हैं हम लोग, सेगमेंट्स में उनकी रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। अब तो यानी जो प्लास्टिक सर्जरी है उसके हवाले से ये मान लिया जाए कि जो रिजल्ट्स हैं दैट आर परमानेंट? जी बिल्कुल, ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर अहमद अली साहब। एट द एंड व्यूवर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, दैट एनीथिंग दैट यू थिंक इज इम्पोर्टेंट? मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बिफोर गोइंग इनटू एनी प्रोसीजर, प्लीज 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 आप लोग ये रेक्टिफाई कर लिया चाहिए कि आप एक्सपर्ट के पास जा रहे हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपने एक्सपर्ट चूज करना है, देन गो फॉर अ प्रोसीजर। ये ना हो कि आपको एक प्रोसीजर के बाद फिर आप एक्सपर्ट के पास जाएंगे, ये कॉम्प्लिकेशन हो गई, मेरी ये करेक्ट करें, क्योंकि एक्सपर्ट्स में मिनिमम कॉम्प्लिकेशन चांसेस होते हैं। अगर आप किसी क्वैक के पास या अनएक्सपीरियंस के पास चले जाएंगे तो आप है ना एंड अप विद द कॉम्प्लिकेशन एंड डिसफिगरमेंट, दैट इज अ डिजास्टर फॉर आवर क्लाइंट। ठीक है। रिकवरी के टाइम पे तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ सो मेनी थिंग्स, लेकिन बिफोर प्रोसीजर भी आपने बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना है। वन ऑफ देम इज दिस कि आप किसी एक्सपर्ट से कंसल्ट करें, बिकॉज ये आपके बारे में ये चीज है और आपको अपने बारे में कॉन्शियस होने की जरूरत है। मुस्तफा काज़मी साहब, आखिर पे आवाम को, लोगों को सराइकी ज़बान के हवाले से कुछ मैसेज देना चाहें? हमारा एसेट है, ये हमारा असासा है जिसको जिंदा रखने की जरूरत है। और सराइकी कहते हैं ना, सराइकी साड़ी मिठड़ी जबान, तो अब जरा कोई मैसेज दे दें। जी मैं बिल्कुल मैसेज जैसा मेरे अंदर एक दर्द है वो मैं शेर की शक्ल अदा करे सा कि दुश्मन इवें चाई लई रासन, शिया सुन्नी भाई भाई रासन। ये मेरा मैसेज है। असा सारे पाकिस्तानी मिल के एक दूजे नाल प्यार मोहब्बत नाल रहूं, बिल्कुल एक बार दा ख्याल रखूं। साडी सांझ हिक्का है, साडा हर शय हिक्का है, असा आपस भिरावां आंगू भेणियां आंगू मावां आंगू इवें रहूं बस सारे।
बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं कि आपका जो वक्त है यहाँ पर अच्छा गुजरा होगा, इन्फॉर्मेटिव रहा ये सेशन, और आप भी बहुत शुक्रिया आपका। हमेशा अपना ख्याल रखें और हैव अ नाइस डे। इसी के साथ इख्तिताम होता है आज के प्रोग्राम का। उम्मीद करती हूँ कि आपने भी आज का प्रोग्राम एंजॉय किया होगा, बिल्कुल उस तरीके से जिस तरीके से मैंने एंजॉय किया। आपसे मुलाकात होगी कल ठीक 10 बजे। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें, एहतियात करें। अल्लाह हाफिज।